बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दरियाए कृष्णा के किनारे मरहटों के सालार कवि कैलाश और धना दोनों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद ओगर खान और एतकाद खान ने भी वापसी का सफर शुरू किया था। दरिया का किनारा उन्होंने तर्क कर दिया था। उस वक्त वो चूंकि मरहट्टों और बीजापुर वालों के इलाकों के नजदीक थे, लिहाजा दोनों कुव्वतें उनके खिलाफ हरकत में आ सकती थी। इस बिना पर एहतियात से काम लेते हुए ओगर खान और एतकाद खान अपने लश्कर को लेकर दरियाए कृष्णा के किनारे किनारे शुमाल की तरफ जाने की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने वो शाहराह इख्तियार की थी जो दरियाए कृष्णा से शोलापुर की तरफ जाती थी। शोलापुर से कई फरसंग मगरिब में रहते हुए वो आगे बढ़े। उनका इरादा था कि शोलापुर के नवाह से गुजरते हुए वो उस शाहराह पर सफर करेंगे जो वहां से बरसी जाती थी। बरसी से उनका इरादा था कि पूना जाएंगे। पूना में शीतल और उसके अहले खाना को लेकर वो सूरत का रुख करेंगे। शोलापुर के नवाह से गुजरने के बाद अपने लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम करने के लिए ओगर खान और एतकाद खान ने बरसी शहर के 3 फरसंग मगरिब में पड़ाव कर लिया था। अभी उनके लश्करी वहां अपना पड़ाव कायम करने के लिए खेमे ही नस्ब कर रहे थे कि एक तरफ से रनमस्त खान भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। एतकाद खान और ओगर खान ने उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। ओगर खान और एतकाद खान दोनों से बारी बारी गले मिलने के बाद इस्तफहामिया से अंदाज में रनमस्त खान ने ओगर खान को मुखातिब किया, भाई मेरी तरफ कुछ कासिद गए थे। रनमस्त खान अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि ओगर खान मुस्कुराते हुए बोल उठा, मेरे भाई तुम्हारी तरफ कुछ कासिद गए होंगे जिन्होंने तुम्हें ये इतला दी होगी कि फौरन सूरत पहुंचो। अगर ये बात है तो फिर उन्होंने ठीक ही कहा है। अब रनमस्त खान मेरे भाई, बात यह है कि नानी अम्मा सूरत पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जरनिगार के यहाँ कयाम कर रखा है। हाँ, नानी अम्मा की ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी में मेरी और तुम्हारी शादी का एहतमाम कर दें। इसी बिना पर तुम्हें सूरत बुलाया गया है। दूसरी तरफ शीतल और उसके अहले खाना भी सूरत की तरफ जाएंगे जहां नानी अम्मा मेरी और तुम्हारी शादी का बैक वक्त एहतमाम करना चाहती हैं। अब बोलो, इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ कहने को है? जवाब में रनमस्त खान हंस दिया, कहने लगा, भाई इसके अलावा तो कहने को कुछ नहीं है। रनमस्त खान के उस अंदाज से ओगर खान और एतकाद खान दोनों खुश हो गए थे। फिर रनमस्त खान के लश्करी भी वहां पड़ाव करने लगे। इतनी देर तक मगरिब की तरफ से कुछ मुखबिर नमूदार हुए और उन्होंने आकर एतकाद खान, ओगर खान और रनमस्त खान को खबर दी कि शंभू जी और उसके 2 सालार संत और कवि कैलाश एक बहुत बड़े लश्कर के साथ अहमदनगर पर हमलावर होना चाह रहे हैं। ये खबर सुनकर तीनों परेशान हो गए थे। उन मुखबिरों को उन्होंने आराम करने के लिए कहा। उनके जाने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर ओगर खान रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, रनमस्त खान, पहले मेरा इरादा था कि हम तीनों भाई अपने मुत्तहिदा लश्कर को लेकर पूना जाएंगे और वहां से शीतल और उसके अहले खाना को लेकर सूरत का रुख कर जाएंगे। मेरे भाई, अब ऐसा नहीं होगा। मैं और एतकाद खान अभी बल्कि इसी वक्त अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करेंगे। सिर्फ अपने लश्करियों को खाने का मौका फराहम करेंगे। हम दोनों अपने लश्कर को लेकर अहमदनगर का रुख करेंगे और देखेंगे कि शंभू जी और उसके सालार अहमदनगर पर हमलावर होकर उससे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे भाई, अगर तुम अपने लश्करियों को आराम देना चाहते हो तो यहीं पड़ाव रखो। वैसे मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि इन इलाकों में अकेले पड़ाव ना करना, तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर तुम थकावट महसूस नहीं कर रहे तो हमारे साथ ही यहाँ से कूच करो। मैं और एतकाद खान अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से पूना शहर के मशरिक से गुजरते हुए अहमदनगर की तरफ चले जाएंगे और शंभू जी और उसके सालारों से निपटने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में आने वाले मुखबिर हमारी रहनुमाई करेंगे। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है मेरे भाई, तुम कुछ आगे जाकर बाएं जानी पूना शहर की तरफ चले जाना। वहां से शीतल और उसके अहले खाना को लेकर सूरत शहर का रुख कर जाना। अहमदनगर में शंभू जी, उसके दोनों सालारों और लश्करियों से निमटकर मैं और एतकाद खान भी सूरत पहुंच जाएंगे। अब बोलो, रद्द अमल के तौर पर तुम क्या कहते हो? ओगर खान की उस गुफ्तगू से रनमस्त खान संजीदा हो गया था। कहने लगा, भाई आप ठीक कहते हैं, मैं यहाँ पड़ाव नहीं करूंगा, आपके साथ ही यहाँ से कूच करता हूँ। आप दोनों भाई सीधा आगे अहमदनगर की तरफ निकल जाइएगा। मैं पूना का रुख करूंगा। वहां से शीतल बहन और उसके अहले खाना को लेकर सूरत का रुख करूंगा। ये मामला तय होने के बाद पहले लश्करियों के खाने का एहतमाम किया गया। लश्करियों को खाना खिलाने के बाद पड़ाव उठा लिया गया। उसके बाद वहां से कूच किया गया। कुछ फासला शुमाल की तरफ तय करने के बाद रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पूना शहर की तरफ चला गया था, जबकि ओगर खान और एतकाद खान अहमदनगर का रुख कर रहे थे।
अपने सालारों में से संत और कवि कैलाश के साथ अहमदनगर की तरफ बढ़ते हुए शंभू जी बिल्कुल मुतमईन और आसूदा था। वो यही ख्याल कर रहा था कि औरंगजेब आलमगीर ने अभी तक बुरहानपुर ही में कयाम कर रखा है। एतकाद खान और औगर खान दरियाई कृष्णा के आसपास के इलाकों में सरगर्दा होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा हरकत कर चुके हुए तब भी पूना जाकर खेमा जन हो चुके होंगे। इसके अलावा दूरों नजदीक औरंगजेब आलमगीर का ना कोई सालार था, ना कोई लश्कर जो अहमदनगर पर हमलावर होकर शंभू जी की राह रोक सके। शंभू जी अपने लश्कर के साथ मंजिल पर मंजिल मारता हुआ पेशकदमी कर रहा था और वो अभी अहमदनगर से चंद मील दूर ही था कि पुश्त की जानिब से कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए शंभू जी के लश्कर की तरफ आए। लश्कर के पुश्ती हिस्से से एक लश्करी से दूसरे लश्करी और दूसरे लश्करी से तीसरे लश्करी से होती हुई ये इतला शंभू जी और कवि कैलाश तक पहुंच गई कि पुश्त की जानिब से मरहट्टों के कुछ मुखबिर आए हैं और शंभू जी से कुछ कहना चाहते हैं। ये खबर जब शंभू जी को हुई तो उसने अपने लश्कर को वहां रोक दिया। पुश्त की तरफ से आने वाले मुखबिर अपने घोड़ों को लश्कर के अंदर दौड़ाते हुए उस जगह आए जहां लश्कर के आगे शंभू जी, संत और कवि कैलाश अपने घोड़ों पर सवार थे। आने वाले घुड़सवार तादाद में 4 थे। उन्हें देखते ही किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए शंभू जी बोल उठा, खैरियत तो है? तुम किस सम से आ रहे हो और क्या खबर लाए हो? शंभू जी के उस इस्तफसार पर आने वाले मुखबिरों में से एक घबराए हुए लहजे में बोल उठा, पेशवा जी, हमारे लिए खतरात उठ खड़े हुए हैं। आपके पीछे पीछे आप पर हमलावर होने के लिए औगर खान और एतकाद खान बर्क रफ्तारी से इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। औगर खान और एतकाद खान का नाम सुनकर संत और कवि कैलाश दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थी। शंभू जी भी घबरा गया था, तहम अपनी उस हालत को छुपाने के लिए उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर ली। संत और कवि कैलाश की तरफ बारी बारी देखते हुए कहने लगा, मैं समझता हूँ भगवान हमारी मदद पर आमादा है। मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि इस औगर खान और एतकाद खान पर जरब लगाकर उनसे धना और कवि कैलाश की शिकस्त का बदला लूं। अब हालात खुद ब खुद हमारे हक में पलटा खा रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद शंभू जी रुका, उसके बाद फिर कह रहा था, अब अहमदनगर पर तो मैं बाद में हमलावर हूँगा, पहले पलटकर इस औगर खान और एतकाद खान से निमट लूं। भगवान ने चाहा तो मैं इन दोनों सालारों के सर काटूंगा और इनके लश्करियों को तबाही और बर्बादी से दो चार करके रख दूंगा। उसके बाद शंभू जी पलटा। उसकी तरफ देखते हुए संत और कवि कैलाश भी पलट पड़े थे। अब उनका रुख अहमदनगर की बजाय पुश्त की जानिब था। लश्कर ने भी अपना रुख तब्दील कर लिया और अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए शंभू जी, संत और कवि कैलाश अब अपने लश्कर के सामने आ गए थे। उसके साथ ही बड़ी तेजी से उन्होंने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। लश्कर की सफ़ें जब उस्तवार हो गईं, तब संत और कवि कैलाश को मुखातिब करते हुए शंभू जी कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, दुश्मन की यहाँ आमद के साथ ही हमें भरपूर फायदा उठाने के लिए उसके खिलाफ बड़ी तेजी से हरकत में आना होगा। जो ही औगर खान और एतकाद खान अपने लश्कर के साथ हमारे करीब आए, हम फौरन अपने लश्कर को आगे बढ़ाते हुए उन पर हमलावर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में वो हमारे ताक़ुब में चले आ रहे हैं। उनके लश्कर की सफ़े जंग करने के लिए मुनज़्ज़म और दुरुस्त नहीं होंगी, जबकि उनकी आमद से पहले हम अपने लश्कर को उस्तवार कर चुके हैं। इस तरह मुझे उम्मीद है कि लम्हों के अंदर हम उनके लश्कर के अंदर बरहमी और बदनज़मी पैदा करके न सिर्फ शिकस्ते फाश देंगे बल्कि उनकी अक्सरियत को भी काट कर रख देंगे। शंभू जी के उन अल्फाज पर संत और कवि कैलाश को किसी कदर हौसला हुआ। अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। तीनों बड़ी बेचैनी से औगर खान और एतकाद खान की आमद का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद औगर खान और एतकाद खान अपने लश्कर के साथ उनके सामने नमूदार हुए। जो ही वो उनके सामने और करीब आए, शंभू जी, संत और कवि कैलाश अपने लश्कर को हरकत में लाए। फिर वो औगर खान और एतकाद खान पर वहमों में तब्दील कर देने वाली बुरे आयाम की वैरानियों की तरह टूट पड़े थे। दूसरी तरफ औगर खान और एतकाद खान भी शायद हालात से वाकिफ थे। उनके मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे और उनके मुखबिरों ने बता दिया था कि जो ही वो शंभू जी के लश्कर के करीब जाएंगे, शंभू जी उन पर हमलावर हो जाएगा। लिहाजा औगर खान और एतकाद खान अपने लश्कर की तंजीम दुरुस्त करते हुए उनके सामने आए थे। मरहटों के हमलावर हो जाने के बाद औगर खान और एतकाद खान ने पहले तकबीरें बुलंद की। उसके बाद औगर खान और एतकाद खान का लश्कर देखते ही देखते दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एतकाद खान शंभू जी के लश्कर के बाएं हिस्से की तरफ बढ़ा और उस हिस्से पर वो कर्ब के सागर में डुबोती अजाबों की नई सौगातों, सकूत के सहरा में गमों की आजमाइश खड़ी करते दुख के इस्तारों की तरह हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ शंभू जी के लश्कर के दाएं तरफ बढ़ा था और फिर देखते ही देखते वो अपने सामने आने वाले मरहटों पर संगरेजों के तूफानों की तरह हमलावर हो गया था। इस तरह अहमदनगर से कुछ दूर मैदानों के अंदर दोनों लश्करियों के टकराने से रज़्मगाह में कयामत का शोर उठ खड़ा हुआ था। शंभू जी, संत और कवि कैलाश ने कुछ देर तक बड़े जोरदार अंदाज में औगर खान और एतकाद खान का मुकाबला किया। फिर उनमें थकावट के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे।
جبکہ دوسری طرف اوگر خان اور اعتقاد خان کے لشکریوں کے حملوں میں شعاؤں کے تبسم، اجالوں کے سرور جیسے استقامت و وقار، شجاعت کے شرف جیسی تابندگی اور وہ قوی اور جری قہرمانوں کے کلزموں کی طرح حملہ ور ہوتے ہوئے شمبھو جی کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے۔ پھر صبح کی آنکھ نے دیکھا اوگر خان اور اعتقاد خان کے سامنے شمبھو جی، سنت اور کبھی کیلاش کے لشکر کی حالت ریزہ ریزہ، شیشہ جان، لخت لخت کریائے دل، بے سمر یادوں اور رنج و علم کے اڑتے ہیولوں سے بھی کہیں بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شمبھو جی، سنت اور کبھی کیلاش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ تیز اور زوردار حملہ ور ہوتے ہوئے حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں، لیکن اوگر خان اور اعتقاد خان کے خلاف ان تینوں کا ہر حربہ ناکام ثابت ہوا۔ اب اوگر خان اور اعتقاد خان بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لشکر کے دائیں بائیں حصوں پر آندھی اور طوفان کی طرح چھانے لگے تھے۔ جس طرف جس صف کا بھی وہ رخ کرتے، اپنے پیچھے مرہٹوں کی لاشوں کی صف آرائی کرتے چلے گئے تھے۔ اب شمبھو جی کی حالت ناقابل برداشت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میدان میں ہر سو مرہٹوں کی لاشیں بکھر چکی ہیں اور اس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، تب اس نے اندازہ لگا لیا کہ جنگ اگر مزید جاری رہی تو اوگر خان اور اعتقاد خان نہ صرف اس کی جھولی میں بدترین شکست ڈال کر رکھ دیں گے، بلکہ اس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شمبھو جی نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے نکارے بجوا دیے تھے، اور نکاروں کی آوازیں سنتے ہی مرہٹے شمبھو جی، سنت اور کبھی کیلاش کے ساتھ اب اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ احمد نگر کے نواح میں شیوا جی کے بیٹے شمبھو جی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تو اپنے زوم میں احمد نگر پر حملہ ور ہو کر شہر کو برباد کرنے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی احمد نگر کے نواحی میں اسے ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اوگر خان اور اعتقاد خان نے کچھ دور تک بھاگتے مرہٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ آئے جہاں مرہٹوں سے جنگ ہوئی تھی۔ مرہٹوں کے پاس جو سامان تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا اوگر خان اور اعتقاد خان نے ان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ پڑاؤ میں واپس آنے کے بعد اوگر خان نے اعتقاد خان کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اعتقاد خان، میرے بھائی، ہماری خوش قسمتی کہ خداوند قدوس نے مرہٹوں کے خلاف ہمیں شاندار کامیابی عطا کی، اور پھر یہ بھی دیکھو مرہٹے اپنے پیچھے کافی سامان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ میرے بھائی، اگر اس موقع پر تم مجھ سے اتفاق کرو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر کے سورت شہر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوگر خان رکا، غور سے اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اعتقاد خان، میں چاہتا ہوں کہ لشکر کو یہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیں۔ احمد نگر شہر یہاں سے قریب ہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق احتیاط کے طور پر ہمیں چند روز تک یہاں قیام کرنا چاہیے، تاکہ مرہٹوں کو خبر ہو کہ ہم یہیں پڑاؤ کر گئے ہیں، تاکہ وہ پلٹ کر پھر احمد نگر پر حملہ ور ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے مخبروں کو بھی اپنے اطراف میں پھیلا دیں۔ مرہٹے ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے دوسرے سالاروں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف اگر کوئی انتقامی کارروائی کرنا چاہے تو ان سے نمٹا جا سکے۔ اوگر خان کی اس تجویز سے اعتقاد خان نے مکمل طور پر اتفاق کیا تھا۔ سب سے پہلے مخبروں کو ادھر ادھر پھیلا دیا گیا تھا تاکہ وہ مرہٹوں پر نگاہ رکھیں اور ہر تبدیلی کی انہیں بر وقت اطلاع دیں۔ اس کے بعد دونوں نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لشکری بڑی تیزی سے خیمے نصب کرنے لگے تھے۔ جو فارغ تھے ان کے ذریعے اوگر خان اور اعتقاد خان اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف اوگر خان اور اعتقاد خان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد شمبھو جی، سنت اور کبھی کیلاش اپنے لشکر کو لے کر بھاگتے جا رہے تھے۔ اوگر خان اور اعتقاد خان نے اب ان کا تعاقب ترک کر دیا ہوا تھا۔ اچانک شمبھو جی نے ایک جگہ اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملتے ہی مرہٹوں کا لشکر رک گیا۔ لشکر کو روکنے کی وجہ سے سنت اور کبھی کیلاش بڑے غور سے شمبھو جی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کبھی کیلاش نے پوچھا، میرے بھائی، آپ نے لشکر کو روک دیا، خیریت تو ہے؟ اپنے سامنے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شمبھو جی کہنے لگا، ذرا ادھر غور سے دیکھو۔ سنت اور کبھی کیلاش نے پریشانی کا شکار ہو کر جب ادھر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ ادھر سے ایک لشکر بڑی تیزی سے ان کا رخ کر رہا تھا۔ اس موقع پر سنت اور کبھی کیلاش دونوں پریشانی اور فکر مندی سے شمبھو جی کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ سنت نے شمبھو جی کو مخاطب کیا، کیا حالات پھر ہمارے لیے خراب ہونے لگے ہیں؟ یہ لشکر کہیں مسلمانوں ہی کا نہ ہو اور ہماری راہ روکنے کی کوشش کرے، سامنے کی طرف سے حملہ ور ہوں اور پشت کی جانب سے اوگر خان اور اعتقاد خان پھر پہنچ جائیں اور وہ دو طرفہ حملے سے ہمیں پیس کر رکھ دیں۔ سنت کی اس گفتگو کا جواب شمبھو جی دینا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کبھی کیلاش بول اٹھا، پر اوگر خان اور اعتقاد خان تو ہمارا تعاقب کر کے واپس جا چکے ہیں۔ اس پر سنت پھر بول اٹھا، جو واپس جا سکتے ہیں پھر لوٹ کر آ بھی سکتے ہیں،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دم تعاقب ترک کر کے انہوں نے ہمیں سازش کے کسی جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہو، اپنے کسی لشکر کو انہوں نے گھات میں بٹھا دیا ہو اور یہی لشکر گھات سے نکل کر ہمارے سامنے آیا ہو، اور جب ہم اس سے ٹکرائیں تو پشت کی طرف سے وہ دونوں ہم پر حملہ ہو کر ہمیں پاش پاش کر کے رکھ دیں۔ شمبھو جی نے ابھی تک سنت اور کبھی کیلاش دونوں میں سے کسی کے بھی خدشات بھرے الفاظ کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ بڑے غور سے آنے والے لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لشکر اب قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شمبھو جی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر باری باری اس نے ایک نگاہ سنت اور کبھی کیلاش پر ڈالی، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے دشمن نہیں دوست ہیں۔ ذرا دیکھو، لشکر کے آگے آگے میرا بہترین دوست اور راجپوتوں کا سردار درگا داس ہے۔ شمبھو جی کے اس انکشاف پر سنت اور کبھی کیلاش کے چہروں پر بھی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ لشکر ان کے بالکل قریب نمودار ہوا۔ وہ واقعی درگا داس تھا۔ قریب آ کر درگا داس نے اپنے لشکر کو روک دیا، اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمبھو، سنت اور کبھی کیلاش بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ سب ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر شمبھو جی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے درگا داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، درگا داس، کاش تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو ہماری مایوسیاں خوشیوں میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ شمبھو جی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ درگا داس بول اٹھا، میں تو سیدھا رتنا گیری کا رخ کر رہا تھا، لیکن راستے میں میرے کچھ دلائق گروں نے اطلاع دی کہ پیشوا جی اس وقت رتنا گیری میں نہیں بلکہ احمد نگر پر حملہ آور ہونے کے لیے گئے ہیں، لہٰذا میں نے اپنا رخ موڑا اور اس طرف آیا۔ جس مہم پر تم لوگ نکلے تھے اسے سر کر کے لوٹ رہے ہو۔ جواب میں شمبھو جی بڑی بیزاری اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سر کیا کرنا ہے، میں لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ لے کر رتنا گیری سے روانہ ہوا تھا کہ احمد نگر پر حملہ آور ہو کر شہر کو جی بھر کر لوٹوں گا، اس کے بعد وہاں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلوں گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ابھی ہم احمد نگر کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک طرف سے اورنگزیب عالمگیر کے سالار اوگر خان اور اعتقاد خان نمودار ہوئے، لہٰذا ان سے ہمارا ٹکراؤ ہوا اور ان سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور ہم اس طرف بھاگ کر آ گئے۔ شمبھو جی جب خاموش ہوا تب بڑی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے درگا داس کہنے لگا، شمبھو جی میرے عزیز، یہ کیا معاملہ ہے؟ مرہٹوں کی اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے، اتنے بڑے بڑے لشکر مرہٹوں کے تیار ہو چکے ہیں، اور پھر اس قدر طاقت رکھنے کے باوجود بھی تم لوگوں سے اورنگزیب عالمگیر کے یہ اوگر خان، رنمست خان، اعتقاد خان، دلیر خان اور اس قسم کے اور بہت سے خان اور اس کے بیٹے تمہارے قابو میں نہیں آ رہے۔ میرے لیے مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے باپ شیوا جی کو اورنگزیب عالمگیر کے سالار رنمست نے موت کے منہ کی طرف دھکیل دیا اور ابھی تک تم اس سے اپنا انتقام نہیں لے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک رنمست خان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں نے سنا ہے وہ بیجاپور والوں کے خلاف ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے۔ درگا داس کی اس گفتگو کے جواب میں بات کو ٹالنے کے انداز میں شمبھو جی کہنے لگا، درگا داس، ایسے لوگوں سے نمٹنا آسان کام نہیں ہے، پر تم کہو کہ تم تو میواڑ سے واپس مارواڑ چلے گئے تھے اور پھر خبریں آئی کہ مارواڑ کے راجپوتوں نے اورنگزیب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ جواب میں درگا داس بڑی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شمبھو میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، ابھی تک کہیں جمنے اور بیٹھ کر طاقت اور قوت پکڑنے کا موقع نہیں ملا۔ ہماری بدقسمتی کے پہلے مارواڑ کے حالات خراب ہوئے، وہاں سے نکل کر میواڑ کی طرف آنا پڑا۔ اس وقت میری کوشش یہ تھی کہ میواڑ کے راجہ جے سنگھ کے ساتھ مل کر اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم شاہ کو مار بھگائیں گے اور ان علاقوں میں ایک مضبوط اور مستحکم قوت تیار کر کے اپنی مزید کارروائیوں کی ابتدا کریں گے۔ پر برا ہو اورنگزیب عالمگیر کے سالار اوگر خان کا کہ اس نے وہاں نہ ہمارے قدم جمنے دیے اور نہ ہی مہارانا جے سنگھ کو اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی اوگر خان نے پہلے جے سنگھ کے باپ مہارانا راج سنگھ کا خاتمہ کیا اور اب ایک طرح سے جے سنگھ کی طاقت اور قوت پر ضرب لگاتے ہوئے اسے بھی اپاہج بنا کر رکھ دیا۔ اس صورتحال سے مایوس ہو کر میں میواڑ سے مارواڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں میرا ایک دوست اجیت سنگھ روپوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی، لیکن اوگر خان اور اعتقاد خان وہاں پہنچ گئے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اورنگزیب کے ساتھ صلح کا عہد نامہ کرنا پڑ گیا۔ شمبھو جی، میں کہیں قدم جما کر مغلوں کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے ان پر ناقابل برداشت ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے نہ مجھے مارواڑ میں موقع ملا نہ میواڑ میں۔ اس بنا پر میں اپنے ان سنگی ساتھیوں کو لے کر تمہاری طرف آ گیا ہوں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ مل کر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ کیا تم لوگ میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ شمبھو جی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، درگا داس جی، صرف اتفاق ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائی، تمہارے آنے سے ہماری طاقت و قوت میں اضافہ ہوگا۔ آؤ اب رتنا گیری کا رخ کریں اور وہاں بیٹھ کر لاہے عمل مرتب کریں کہ مغلوں پر ضرب لگانے کے لیے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے ہمیں کون سا اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ درگا داس نے بھی شمبھو جی کے ان الفاظ سے اتفاق کیا تھا۔
फिर दोनों लश्कर हरकत में आए और वो समंदर किनारे रत्नागिरी का रुख कर रहे थे। जय सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती, बेटी शीतल अपने मुहाफिज दस्तों के साथ सूरत शहर का रुख किए हुए थे कि मरहटों का वो सालार जिसे शंभू जी ने उन पर हमलावर होने के लिए और उनका खात्मा करने के लिए रवाना किया था, वो एक वीराने में उनकी राह रोक खड़ा हुआ। ये सूरत हाल देखते हुए जय सिंह ने अपने मुहाफिज दस्तों को रोक दिया था। फिर राह रोकने वालों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोग कौन हो, क्यों हमारी राह रोकी है और हमसे क्या चाहते हो? इस पर उनमें से एक शख्स ने चंद कदम अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और जय सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, हम मरहटों के पेशवा शंभू जी के आदमी हैं। तुम अपनी बेटी शीतल की शादी चूंकि औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान से करना चाहते हो, लिहाजा आज ना तुम बचोगे ना तुम्हारी पत्नी और बेटी, इसलिए कि हमारे पेशवा ने तुम लोगों का खात्मा करने के लिए हमें तुम्हारी तरफ रवाना किया है। उन अल्फाज के जवाब में जय सिंह ने अपने मुहाफिज दस्तों को चौकस कर दिया था और वो मरहटों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। उन अल्फाज के साथ ही मरहटा सालार ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और जय सिंह के मुहाफिज दस्तों पर वो हमलावर हो गया था। उस मौके पर बदकिस्मती ये हुई कि जय सिंह और उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल चूंकि अपने मुहाफिज दस्तों के आगे आगे थे, लिहाजा हमलावर मरहटों का निशाना भी पहले वही बने। जय सिंह के इर्द गिर्द तो उसके मुहाफिज दस्तों ने हिसार बना लिया था, लेकिन जिस वक्त वो शीतल और दुर्गावती के सामान की हिफाजत का सामान कर रहे थे, मरहटे उन पर हमलावर हो चुके थे। उस हमले के नतीजे में जय सिंह की पत्नी और शीतल की माता दुर्गावती की गर्दन कट गई और वो अपने घोड़े से गिर गई थी। शीतल के भी काफी गहरे जख्म आए थे और वो भी अपने घोड़े से गिर गई थी। मरहटों ने यही समझा कि दोनों माँ बेटी मर गई हैं। उसके बाद वो जय सिंह पर हमलावर हुए। इतनी देर तक जय सिंह के लश्करी अपनी पूरी मुदाफियत पर उतरे हुए थे, लेकिन मरहटों का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए कि हमलावर मरहटे जय सिंह के मुहाफिज दस्तों से कई गुना ज्यादा थे। जय सिंह अभी उसी कश्मकश और मुसीबत में मुब्तला था और उसे यकीन हो गया था कि हमलावर मरहटे जरूर उसका और उसके मुहाफिज दस्तों का खात्मा करके रहेंगे कि खुशकिस्मती से ऐन उसी वक्त वो शाहरा जो पूना से सूरत शहर की तरफ जाती थी, उस पर रनमस्त खान अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ। करीब आकर जब उसे पता चला कि जय सिंह और उसके मुहाफिज दस्तों पर मरहटों ने हमला कर दिया है, तो उसने मरहटों का घेराव शुरू करते हुए उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जब मरहटों को खबर हुई कि एक बहुत बड़ा लश्कर जय सिंह की मदद के लिए पहुंच गया है और वह मरहटों पर हमलावर हो गया है, तब वो बड़े फिक्रमंद हुए। उसके बाद एक और खबर ने मरहटों को चौंका कर रख दिया था और उनके पांव तले से जमीन खींच ली थी। टकराव पर कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मरहटों को खबर हो गई कि उन पर हमलावर होने वाला रनमस्त है, जिसने उनके पेशवा शिवाजी का खात्मा किया था। रनमस्त खान का नाम सुनकर मरहटों पर खौफ और वहशत तारी हो गई और वो भाग खड़े हुए। लेकिन अब रनमस्त खान से भागना आसान न था। रनमस्त खान इस तरह मरहटों के पीछे पड़ गया जैसे कई दिनों के भूखे भेड़िए गोरखर का शिकार करने के लिए उसके ताक़ुब में लग जाते हैं। मरहटों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाग निकले, लेकिन उनका ताक़ुब करते हुए रनमस्त उनका घेराव भी करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि पीछे दाएं बाएं और फिर उनके साथ ही मरहटों के आगे भी आ गए। इस तरह उन्हें घेर कर मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा कर दिया गया था। अपने लश्कर के साथ रनमस्त खान जब उस जगह आया जहां मरहटे जय सिंह पर हमलावर हुए थे, तो वो परेशान और फिक्रमंद हो गया, इसलिए कि उसने देखा जय सिंह अपनी बेटी शीतल को गोद में लिए बड़े कर्ब का इजहार कर रहा था और उन दोनों के सामने दुर्गावती की लाश पड़ी हुई थी। ये मंजर रनमस्त खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर उसकी गर्दन झुकी रही, आंखें नमनाक हो गई थी, फिर आगे बढ़ा, जय सिंह के करीब आकर बैठ गया। उस मौके पर शीतल ने एक निगाह रनमस्त पर डाली, फिर डूबती हुई आवाज में उसे मुखातिब किया, मेरे भाई, तू देर से पहुंचा। तबाही की बेनाम रुत और वक्त की बदतरीन चोरीदा सरी हम पर गालिब आ गई है। काश इस तिस्म खानाए अर्जो समा में हमें करबो मौत की इस जुए रवा का सामना ना करना पड़ता। अब ओगर खान मेरे लिए दूर उफ्तादा कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर जाएगा। काश वक्त की सुरमई आहटों में कोई कीमियागर वहमों की इस सारी तबाही को हमारे लिए रोक देता। काश उम्र की इन बेजहत मुसाफतों में हमें खिरमने हस्ती को तबाह करने वाले की कोई खबर ही दे देता। आह, दुख के तेवर की तरह मेरी रूह कफस से परवाज करने वाली है। काश एक बार, सिर्फ एक बार मैं अहदो पीमा की रदा में लिपट कर अपनी जिंदगी के साथी ओगर खान से ही मुलाकात कर सकती। लोग जोहर को जोहर से, रोशनी को रोशनी से जोड़ते हैं। मेरा जोहर ओगर खान है। मेरी बदबख्ती मुझे उससे जुदा कर दिया गया है। काश उससे आगे शीतल बेचारी कुछ ना कह सकी। उसकी गर्दन ढलक गई और वो खत्म हो गई थी। जय सिंह ने शीतल की आंखें बंद कर दी थी, फिर उसकी लाश को जमीन पर रख दिया था। कुछ देर तक बड़ी हसरत और कर्ब भरे अंदाज में वो अपनी बेटी, अपनी बीवी की लाशों को देखता रहा
उस मौके पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। करीब बैठा रनमस्त खान अजीब कश्मकश में था। गर्दन उसकी झुकी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर जय सिंह ने रनमस्त खान को मुखातिब किया। रनमस्त खान, मेरे बेटे, ये कहो कि ओगर खान कहाँ है? जवाब में रनमस्त खान ने रास्ते में ओगर खान और एतकाद खान से मिलने और उनके अहमदनगर और अपने पूना की तरफ जाने की तफसील बता दी थी। उस तफसील के बाद कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि रनमस्त खान फिर उसे मुखातिब करके बोल उठा, भाई ने मुझे मेरे हिस्से के लश्कर के साथ पूना की तरफ इसलिए रवाना किया था कि मैं आप तीनों को लेकर सूरत की तरफ रवाना हो जाऊं। मैं जब पूना पहुंचा तो वहां से मुझे पता चला कि आप अम्मा और शीतल को लेकर रवाना हो चुके हैं। लिहाजा मैं पूना में ठहरा नहीं, वक्त जाया नहीं किया, आपके पीछे पीछे इधर आया और यहाँ जो समा बरपा था वो यकीनन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गो हमलावर होकर मैं सारे मरहटों का खात्मा कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई मेरी बहन शीतल को तो नहीं लौटा सकता। मैं अब अपने भाई ओगर खान को क्या जवाब दूंगा? यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त खान जब रुका तब जय सिंह उसे मुखातिब करके फिर कहने लगा, बेटे, मैं अब सूरत नहीं जा सकूंगा। मेरे लश्करी बहुत से जख्मी हैं, मेरी पत्नी और बेटी मर चुकी हैं। अब मैं इनकी लाशें लेकर वापस पूना जाऊंगा। तेरे लिए मैं ये कहूंगा कि मेरे बच्चे, तू वक्त जाया ना कर, तू फौरन सूरत शहर की तरफ रवाना हो जाना। मेरा अंदाजा है कि अहमदनगर की मुहिम से फारिग होकर ओगर खान और एतकाद खान सूरत पहुंच चुके होंगे। लिहाजा वहां पहुंचकर तुम सूरत हाल से ओगर खान को आगाह करना। बेटे, तुम्हारा सूरत जाना बहुत जरूरी है। एक तो तुम्हारी नानी अम्मा बीमार है, फिर तुम्हारी शादी का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, मैं चाहूंगा कि यह मुनक़ते ना हो। हमारे साथ जो हादसा पेश आ गया है उसने एक तरह से मेरी जिंदगी का रुख ही तब्दील करके रख दिया है। इन जख्मियों की देखभाल करने के बाद मुझे अब वापस जाना होगा। उसके बाद जय सिंह और रनमस्त खान दोनों हरकत में आए। जय सिंह के जो लश्करी जख्मी हुए थे उनकी मरहम पट्टी का सामान किया गया। उसके बाद जय सिंह अपनी बीवी और बेटी की लाशों को लेकर वापस पूना की तरफ चला गया था, जबकि बोझल दिल के साथ रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ सूरत का रुख कर रहा था। रनमस्त खान एक रोज जरनिगार की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इत्तेफाक से दस्तक के जवाब में दरवाजा भी जरनिगार ही ने खोला था। रनमस्त खान को अपनी हवेली के दरवाजे पर देखकर पहले तो जरनिगार की खुशी और मुसरत की कोई इंतहा न थी, लेकिन जब रनमस्त खान हवेली में दाखिल हुआ, उसके चेहरे और उसकी आंखों का जरनिगार ने बगौर जायजा लिया, तब वो बेचारी अफसुर्दा और उदास हो गई थी। जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया, फिर रनमस्त खान के आगे आई और एक तरह से उसकी राह रोकते हुए कहने लगी, खैरियत तो है? आपने अपनी हालत देखी, आपकी आंखें सूजी हुई सुर्ख हैं, जैसे आप रोते रहे हैं। क्या बात है, खैरियत तो है? ओगर भाई और शीतल कहाँ है? जरनिगार के उस सवाल पर रनमस्त खान की गर्दन झुक गई थी। उसकी उस हालत पर जरनिगार बेचारी दुख और अफसोस में कट कर रह गई थी। किसी कदर बेबाकी का इजहार करते हुए उसने रनमस्त का बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ा और फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, आप कहाँ खो गए हैं? क्या मामला है? आप बताते क्यों नहीं? इतनी देर तक हवेली के अंदर से सिकंदर और उसकी बीवी सुल्ताना भी निकल आए थे। अभी वो रनमस्त खान के करीब ही आए थे कि सदर दरवाजे से कंबर खान और उसकी बीवी अजीमा खातून और बेटा कामिल खान भी दाखिल हो गए थे। अंदर आते ही कंबर खान कहने लगा, हवेली के दरवाजे पर मैंने दस्तक सुनी थी और मेरा दिल कहता था कि रनमस्त या ओगर खान में से कोई ना कोई आया है, और मेरा अंदाजा दुरुस्त ही है। यहाँ तक कहने के बाद कंबर खान जब खामोश हुआ तब दुख और अफसोस में तकरीबन रोती हुई आवाज में जरनिगार कहने लगी, पहले इनकी हालत देखें, कोई जरूर हादसा पेश हुआ है। इनकी आंखें रो रो कर सूजी हुई हैं और इनका चेहरा देखें कैसा उदास हो रहा है। मैंने इनसे बहुत पूछा लेकिन ये कुछ बताते ही नहीं है। इतनी देर तक सिकंदर आगे बढ़ा। उसने जब रनमस्त खान को लिपटाकर उसकी पीठ थपथपाई तब रनमस्त बेचारा उसके शाने पर सर रखकर सिसक पड़ा था। उसकी उस हालत पर सुल्ताना, अजीमा खातून और जरनिगार की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। जरनिगार तो बेचारी रोने लग गई थी। सिकंदर सहारा देकर रनमस्त खान को दीवान खाने में ले गया। सब लोग भी दीवान खाने में जाकर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर रनमस्त खान की पीठ पर हाथ फेरते हुए सिकंदर ने पूछ लिया, बेटे बताओ क्या मामला है? मेरे बच्चे, अब तुम इस घर के फर्द हो। जरनिगार तुम्हारी जिंदगी की साथी है, उसकी हालत देखो, वो कैसी परेशान हो रही है। जवाब में रनमस्त खान कुछ संभला, फिर पूना की तरफ आने और रास्ते में मरहटों के जय सिंह के दस्तों पर हमलावर होने और दुर्गावती और शीतल के मारे जाने और जय सिंह के उन्हें वापस ले जाने की सारी तफसील कह दी थी। ये तफसील सुनकर जरनिगार और ज्यादा रोने लगी थी। अजीमा और सुल्ताना की हालत भी अजीब सी हो रही थी। उस मौके पर दुख भरे अंदाज में रनमस्त खान बोल उठा था, अब मैं अपने भाई ओगर खान को क्या जवाब दूंगा? उसने अपने बचपन में और जवानी की हदूद तक कोई खुशी, कोई आसाइश ना देखी थी। ले देकर ये शीतल उसे चाहने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी।
और इस शीतल ने उसकी जिंदगी में शादाबियां और खुशियां ही भर दी थी। अब सोचता हूँ शीतल की मौत का सुनकर भाई की क्या हालत होगी, और शीतल की मौत का भाई को बताएगा कौन। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक खौफनाक इंकशाफ कर सकूं। भाई ने पहले ही जिंदगी में बड़ी मुसीबतें, बड़ी कठिनाइयां देख रखी हैं। यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त रुक गया। कुछ सोचा, उसके सामने बैठी जरनिगार रो रही थी। सुल्ताना और अजीमा उसे संभाला दे रही थी। यहाँ तक कि रनमस्त फिर बोल उठा, मैं समझता हूँ कि इन मरहटों ने भाई की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया है। शीतल की मौत का उसे ऐसे रोग लगेगा जिसका कोई मुदावा नहीं हो सकेगा। नानी अम्मा को जब शीतल की मौत की खबर होगी तो वो बेचारी जिंदा न रह सकेगी, इसलिए कि वो पहले ही भाई की वजह से परेशान रहती थी कि उसने बहुत मुसीबतें और दुश्वारियां झेलते हुए ये मकाम हासिल किया है। यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त रुका, फिर बिखरती हुई आवाज में कह रहा था, सूरज की तरफ आते हुए मैं सोच रहा था कि भाई मुझसे पहले पहुंच चुका होगा और मेरी हालत का अंदाजा लगाकर कुछ ना कुछ समझ जाएगा। अब वो न जाने कब आएगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा। मैं तो वो आदमी हूँ जो बचपन ही में अपने भाई की हालत पर रोता रहा हूँ। भाई जिन दिनों चूने की भट्टियों पर काम करके आया करता था तो हवेली में आकर जमीन की नंगी पीठ पर सो जाया करता था। उसका लिबास, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके आज़ाओ जवारे चूने से भरे होते थे। हमारी हवेली के दरमियानी कमरे में छत के साथ कपड़े का एक पंखा होता था जिसके साथ लंबी रस्सी बंधी रहती थी। भाई की हालत देखते हुए वो रस्सी पकड़कर मैं खींचता रहता था और उस पंखे से भाई को हवा देता रहता था। ये सारा मंजर हमारी नानी अम्मा गौर से देखती रहती थी। जहां वो मेरी और ओगर खान की मोहब्बत और इत्तेफाक से खुश होती थी, वहां ओगर खान की मुशक्कत, उसकी मेहनत और उसकी हालत देखते हुए बेचारी कुड़ती थी, छुप छुप कर रोती थी। यहाँ तक कहने के बाद रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब सुल्ताना उसे बड़े प्यार से मुखातिब करते हुए कहने लगी, बेटे, नानी अम्मा की हालत बहुत खराब है। तबीब कह चुका है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो बेचारी तो इस आस पर बैठी हैं कि तुम दोनों भाई आओगे तो तुम दोनों की शादी का एहतमाम अपनी जिंदगी में कर देगी, लेकिन लगता है वक्त और हालात को ऐसा मंजूर नहीं है। बेटे उठो, पहले नानी अम्मा से मिल लो, तुम्हारी आमद पर वो खुश होंगी। सुल्ताना जब खामोश हुई तब रनमस्त खान दुख और तासुब का इजहार करते हुए कहने लगा, मुझे देखते हुए नानी अम्मा को जो खुशी होगी वक्ती और आर्जी होगी। जब वो मुझसे भाई और शीतल से मुतालिक पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। सिकंदर ने एक बार फिर रनमस्त की पीठ थपथपाई और कहने लगा, बेटे चलो पहले नानी अम्मा से मिलो। वो ओगर खान और शीतल से मुतालिक पूछे तो गोल मोल सा जवाब दे देना, कहना वो बहुत जल्द आएंगे। उसके बाद ओगर खान के आने पर हालात कोई सही रुख इख्तियार करेंगे। सिकंदर के कहने पर रनमस्त खान उठ खड़ा हुआ। बाकी सब लोग भी खड़े हो गए और उस कमरे की तरफ बढ़े जिसमें महरुनिसा को रखा हुआ था। महरुनिसा एक मसहरी पर बेसुध सी आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। रनमस्त खान उसके करीब जाकर बैठ गया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा आप कैसी हैं? महरुनिसा शायद रनमस्त की आवाज पहचान गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली, रनमस्त खान की तरफ देखा। उसे देखते हुए हल्का सा तबस्सुम उसके लबों पर नमूदार हुआ, फिर नहीफ सी आवाज में कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी। मैं बड़ी बेचैनी से तुम दोनों भाइयों का इंतजार कर रही थी। तुम दोनों को मेरी बेचैनी और बेताबी का भी एहसास नहीं था। फिर महरुनिसा ने इधर उधर देखा। जब उसे ओगर खान कहीं दिखाई ना दिया तब लरजती कांपती आवाज में उसने फिर पूछ लिया, भाई कहाँ है? जवाब में दुख भरी निगाह रनमस्त खान ने महरुनिसा पर डाली, फिर कहने लगा, अम्मा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, भाई अभी आ जाते हैं। महरुनिसा खफगी के अंदाज में बोल उठी थी, उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? फिर खफगी के अंदाज में महरुनिसा ने 2-3 बार हल्का हल्का हाथ उसकी रान पर मारा, कहने लगी, उठो और उसे अपने साथ लेकर मेरे पास आओ। रनमस्त खान शायद महरुनिसा की दिल शिकनी ना करना चाहता था। अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अम्मा आप बेफिक्र रहें, मैं भाई को अभी लेकर आता हूँ। उसके साथ ही वो कमरे से बाहर निकला। बाकी सब लोग भी बाहर निकले, दीवान खाने में जाकर बैठ गए। सिकंदर की तरफ देखते हुए रनमस्त कहने लगा, मेरे ख्याल में मैं भाई की तरफ जाता हूँ, उसे सूरत हाल से आगाह करता हूँ। मेरे ख्याल में इन हालात में मुझ अकेले की शादी अच्छी नहीं लगती। रनमस्त खान के उन अल्फाज के जवाब में कोई कुछ कहने भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कंबर खान का बेटा कामिल खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं देखता हूँ कौन है। वो बाहर निकला, हवेली के सदर दरवाजे की तरफ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर ओगर खान खड़ा था। ओगर खान अंदर दाखिल हुआ। सदर दरवाजे से उसे अंदर आते हुए सबने देख लिया था, लिहाजा सब दीवान खाने से निकलकर हवेली के सहन में आए। रनमस्त खान की हालत बुरी हो रही थी, जरनिगार रोने वाली हो रही थी। सबने देखा ओगर खान उदास और परेशान था, बाल बिखरे, उलझे और गर्द आलूद थे। उसकी हालत देखते हुए रनमस्त खान जब्त ना कर सका, आगे बढ़ा
ओगर खान से बगल गिर हुआ और उसके शाने पर सर रखकर सिसक पड़ा था। ओगर खान की आंखों में भी उस समय नमी उतर आई थी। कुछ देर वो रनमस्त खान की पीठ थपथपाता रहा, फिर उसे अलहदा किया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जो दुख हमारे मुकद्दर में था उसे कोई टाल नहीं सकता था। कुदरत को मेरा और शीतल का मेल मंजूर नहीं था। मरहटों को अहमदनगर के नवाह में शिकस्त देने के बाद मैं और एतकाद खान ने वहां कयाम कर लिया था। जब वहां से हमने सूरत का रुख किया तो रास्ते में मुखबिरों ने मुझे और एतकाद खान को शीतल और उसकी माता के मरने की इत्तला दी। साथ ही मुझे यह भी बताया गया कि नानी अम्मा सख्त बीमार है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बिना पर मैं बड़ी तेजी से मुसाफतों को समेटता हुआ सूरत की तरफ बढ़ा। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता था। बहरहाल मैं पूना से होते हुए और जयसिंह से अफसोस करने के बाद इधर आया हूँ। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुक गया। कुछ देर तक दुख भरी खामोशी दीवान खाने में छाई रही। उसके बाद ओगर खान ने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करें तो मैं चाहूंगा कि सादगी के साथ आज ही रनमस्त और जरनिगार के निकाह का एहतमाम कर दिया जाए और इनकी शादी कर दी जाए। ऐसा करने के बाद ओगर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रनमस्त खान कपकपाती और बिखरती और गूंजती आवाज में फट पड़ा था, नहीं भाई, इन हालात में मेरी शादी नहीं हो सकती। शीतल बहन मर गई, उसकी वजह से आपको इतना चरका और इतना दुख मिला और मैं अपनी खुशी का एहतमाम करता फिरूं, ऐसा नामुमकिन है। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में ओगर खान कहने लगा, रनमस्त खान, नानी अम्मा के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में कम अज कम वो मेरी नहीं तो तुम्हारी शादी की खुशी ही देख लें। उन्होंने जिंदगी में दुख ही दुख, गम ही गम देखे हैं। मरने से पहले अगर उन्हें तुम्हारी शादी की खुशी नसीब होती है तो इससे तुम्हारा क्या जाएगा। रनमस्त खान ने शिकवों, शिकायतों और गिलों भरी एक निगाह अपने पहलू में बैठे अपने भाई ओगर खान पर डाली। कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही ओगर खान बोल उठा, रनमस्त, मैं जानता हूं मैं तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूं। मेरी और तुम्हारी उम्र में चंद दिन का फर्क है। जो बात मैं तुमसे मनाना चाहता हूं उसके लिए ना मैं तुम्हें हुक्म दे सकता हूं और ना मैं हुक्म देने की जगह हूं, ना इस सिलसिले में सख्ती बरत सकता हूं। इस मौके पर तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। ओगर खान इससे आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि बेचैन और बेताब होकर रनमस्त खान ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। फिर इंतहाई दुख, अफसोस और कपकपाती हुई आवाज में रनमस्त कह रहा था, भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि वो अल्फाज सुनने की बजाय मैं ये ख्वाहिश करूं कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा बड़ा भाई मेरी मिन्नत करे, मेरे आगे हाथ जोड़े, ये मामला मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूं पर उसे परेशान और दुखी नहीं देख सकता। रनमस्त खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि ओगर खान इस बार अपने सामने बैठे सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, आप रनमस्त खान और जरनिगार की शादी और निकाह का एहतमाम करें। बिल्कुल सादगी के साथ निकाह होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। मीरे मोहतरम ने मुझे और एतकाद खान दोनों को औरंगाबाद में तलब कर लिया है। जिस वक्त मैं अहमदनगर से सूरत का रुख कर रहा था, रास्ते में उनके कासिदों ने मुझे इतला दी। इस बिना पर रनमस्त खान और जरनिगार के निकाह के बाद आने वाली शब को अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा। उसके साथ ही ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। फिर सबको मुखातिब करके कहने लगा, आप सब लोग यहाँ बैठे, इन दोनों के निकाह का एहतमाम करें। साथ ही मुझे ये बता दें कि नानी अम्मा कहाँ है, मैं उनसे मिल लेता हूँ, उन्हें मुतमईन कर देता हूँ। उस मौके पर जरनिगार ओगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, भाई, इस मौके पर मुझे भी कुछ कहने की इजाजत है। ओगर खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, कहने लगा, जरनिगार, तू मेरी छोटी बहन है, कुछ कहने के लिए तुझे मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इस मौके पर मैं तुमसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि इस निकाह में ताखीर के अलावा जो भी तुम बात करोगी मैं सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। जरनिगार बेचारी कुछ न कह सकी, ताहम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मेरे साथ आए, मैं आपको नानी अम्मा के पास लेकर जाती हूँ। उसके साथ ही ओगर खान और जरनिगार वहां से निकल गए थे। उनके जाने के बाद सिकंदर खान और कंबर खान भी उठे रनमस्त और जरनिगार के निकाह का बंदोबस्त करने लगे थे। जरनिगार ओगर खान को लेकर उस कमरे में गई जहां महरून निसा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो पहले की तरह बेसुध आंखें बंद किए पड़ी थी। उसकी मसहरी के करीब खड़े होकर ओगर खान थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा। उस मौके पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, होंठ काट रहा था। उसकी हालत जरनिगार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बेचारी सिसक कर रो पड़ी थी। ओगर खान नीचे झुका, फिर महरून निसा को पुकारा, नानी अम्मा, मैं ओगर खान आ गया हूँ। महरून निसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। ओगर खान को अपने ऊपर झुका देखकर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई। हाथ के इशारे से उसे अपना चेहरा करीब करने के लिए कहा। ओगर खान जब अपना चेहरा उसके करीब ले गया तब महरून निसा उसका चेहरा चूमने लगी। फिर नहीफ सी आवाज में बोली, शीतल कहाँ है?
महरुन्निसा के उस सवाल पर बेबसी से भरी एक निगाह ओगर खान ने अपने करीब खड़ी जरनिगार पर डाली। जरनिगार उस मौके पर खुद एक अजियत और कर्ब का शिकार थी। महरुन्निसा की आवाज ने उन दोनों को उस अजियत से निकाल बाहर किया। फिर सवाल किया था, बेटे मैंने तुमसे पूछा है शीतल कहाँ है, तुम बोलते नहीं हो। देखो मुझसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जा रही। और फिर मैं ये क्या देखती हूँ, तुम्हारे बाल बिखरे हुए गर्द आलूद हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। क्या तुम्हारा किसी से इख्तलाफ राय हुआ है? क्या किसी बात पर रनमस्त ने तुमसे इख्तलाफ किया है? बताओ। महरुन्निसा मजीद कुछ कहना चाहती थी कि ओगर खान ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर ली। कहने लगा, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्रमंद ना हो अम्मा। मैं अहमदनगर गया हुआ था, वापसी पर पूना ही की तरफ से आया हूं। मेरा इरादा था कि शीतल और उसके अहले खाना को अपने साथ लेता आऊंगा, लेकिन अम्मा शीतल बीमार है, सफर करने के काबिल नहीं। उसको कई दिन बुखार आता रहा है। बुखार तो उसका उतर गया है, लेकिन फिलहाल वो सही तरह से चलने फिरने के काबिल नहीं है। जो ही उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी वो यहाँ आएगी, मेरी और उसकी शादी हो जाएगी। अम्मा आज सिर्फ रनमस्त और जरनिगार के निकाह का एहतमाम इंतहाई सादगी से किया जा रहा है। ओगर खान जब खामोश हुआ तो लम्हा भर के लिए महरुन्निसा ने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर अपने आप को संभाला और डूबती आवाज में कहने लगी, बेटे आज जो तू मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, तेरी आवाज बिखरी बिखरी, परेशान परेशान क्यों है? ऐसे लहजे में इससे पहले तुमने मुझे कभी जवाब ना दिया था। क्या तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो? बेटे मैं जानती हूं तुमने मुझे सगी मां से भी ज्यादा अजीज और प्यारा जाना। मेरे सामने जब आए तो कभी तुमने झूठ भी नहीं बोला। फिर आज मुझे क्यों शक हो रहा है? मेरा ज़मीर, मेरा जहन, मेरा दिल क्यों इन शुबहात में डूब रहा है कि तुम मुझे टालने बहलाने की कोशिश कर रहे हो? क्या बात है बेटे, सच कहो। ओगर खान पीछे हट गया। कहने लगा, अम्मा कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को वहम में न डालें, सब मामला ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी देर तक आता हूं। बाहर रनमस्त खान और जरनिगार के निकाह का एहतमाम किया जा रहा है, फिर मैं इन दोनों को मियाँ बीवी की हैसियत से आपके पास लेकर आता हूं। महरुन्निसा जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि ओगर खान परेशान और फिक्रमंद सा पीछे हट गया था। उसके पीछे पीछे जरनिगार भी दीवान खाने की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर तक मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में जरनिगार और रनमस्त खान का निकाह पढ़ा दिया गया था। जब निकाह में शामिल होने वाले लोग चले गए तब ओगर खान कुछ देर तक अपने सामने रनमस्त खान और जरनिगार की तरफ देखता रहा। वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। फिर रनमस्त खान की तरफ देखते हुए ओगर खान कहने लगा, रनमस्त खान अभी थोड़ी देर तक तुम और जरनिगार मेरे साथ नानी अम्मा के पास चलना। वो तुम दोनों को मियाँ बीवी की हैसियत से देखकर बेहद खुश होगी। मैं उससे वादा करके आया हूं कि तुम दोनों के निकाह के बाद मैं तुम दोनों को उसके पास लेकर जाऊंगा। मेरे भाई जो कुछ होना था वो तो हो चुका। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि मैं ज्यादा देर यहां रुकूंगा नहीं। तुम दोनों के निकाह का एहतमाम हो चुका है, इसी गरज से मैंने सूरत शहर का रुख किया था। अगर ये मामला ना होता तो हो सकता है मैं सूरत शहर से बाहर औरंगाबाद में मीरे मोहतरम की तरफ चला जाता, इसलिए कि उन्होंने मुझे तलब किया हुआ है। अब तुम दोनों उठो, मेरे साथ चलो। उस मौके पर सिकंदर ओगर खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओगर खान मेरे बेटे, अब सिर्फ रनमस्त खान ही नहीं तुम भी इस घर के फर्द हो। मैं बेहद खुश हूं कि खुदावंदे कदूस ने मुझे पले पलाए 2 बेटे दे दिए हैं। ये मत ख्याल करना कि मैंने अपनी बेटी जरनिगार को रनमस्त खान के साथ ब्याहा है और वही मेरा बेटा है। हमारी निगाहों में उसी की कदर नहीं बेटे, तुम्हारी हैसियत भी इस हवेली में बेटे की सी है। और फिर तुम्हारा आज ही यहाँ से कूच कर जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मोहल्ले के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को मैंने रनमस्त खान और जरनिगार के निकाह के सिलसिले में शाम की दावत के लिए बुलाया है। बेटे इस दावत में तुम्हारी शिरकत लाजिम है। यहाँ तक कहने के बाद सिकंदर रुक गया। उसकी उस गुफ्तगू के जवाब में ओगर खान कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले रनमस्त खान बोल उठा, भाई आप बुरा ना मानिएगा, आप जानते हैं मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बिना पर पहले से कहने लगा हूँ कि मुझे और जरनिगार को मियाँ बीवी की हैसियत से नानी अम्मा के पास ले करना चाहिए। जब वो मुझे और जरनिगार को अपने सामने मियाँ बीवी की हैसियत से देखेगी, आप उसके सामने शीतल बहन के बगैर अकेले खड़े होंगे तो याद रखना नानी अम्मा के दुख और उसके गम की कोई इंतहा ना होगी और वो इस गैर मुतवक्के हादसे को बर्दाश्त ना कर सकेगी। उस मौके पर सब चुप हो गए, इसलिए कि नहीफ सी आवाज उन्हें सुनाई थी। महरुन्निसा बुला रही थी। कामिल खान बड़ी तेजी से अपनी जगह से उठा और कहने लगा, नानी अम्मा बुला रही है, मैं देखता हूँ क्या कहती हैं। जब वो भागता हुआ महरुन्निसा के पास गया तो महरुन्निसा ने एक निगाह उस पर डाली, फिर कहने लगी, कामिल मेरे बेटे, हवेली में जिस कदर लोग दीवान खाने में जमा है सबको बुलाकर मेरे पास लाओ
तुम भी वापस आओ और आते हुए एक कुरान मुकद्दस लेकर आना। कामिल खान वहां से हट गया था, दीवान खाने में आया और सबको मुखातिब करके कहने लगा, नानी अम्मा सबको बुला रही हैं। साथ ही उन्होंने कुरान मुकद्दस का एक नुस्खा भी तलब किया है। जरनिगार अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई कहने लगी, सब नानी अम्मा के पास चलते हैं। कामिल तुम जाओ, मैं कुरान मुकद्दस लेकर आती हूँ। उसके साथ ही सब दीवान खाने से उठे, महरुन्निसा के कमरे में दाखिल हुए और उनके पीछे पीछे कुरान मुकद्दस अपने दोनों हाथों में बुलंद किए जरनिगार भी दाखिल हुई थी। महरुन्निसा ने गैर निगाह जरनिगार पर डाली, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बच्ची, ये कुरान मुकद्दस रनमस्त को दे दो। जरनिगार ने चुपचाप कुरान मुकद्दस रनमस्त को थमा दिया। फिर रनमस्त खान को मुखातिब करके महरुन्निसा कहने लगी, रनमस्त मेरे बेटे, आगे बढ़ो, भाई के सामने खड़े हो, कुरान मुकद्दस इसके सर पर रखो, इसके बाद मैं इससे कुछ पूछती हूँ। महरुन्निसा के उन अल्फाज पर रनमस्त लरस कांप गया था। ओगर खान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। शायद दोनों भाई समझ गए थे कि उनकी नानी अम्मा क्या करना चाहती हैं। जब रनमस्त खान हैरानो शशदर अपनी जगह पर खड़ा रहा, तब महरुन्निसा ने फिर उसे मुखातिब किया, रनमस्त खान, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? रनमस्त खान बेचारा चुपचाप आगे बढ़ा और महरुन्निसा के कहने पर उसने कुरान मुकद्दस ओगर खान के सर के ऊपर कर दिया था। उस मौके पर एक गहरी निगाह बारी बारी महरुन्निसा ने रनमस्त खान और ओगर खान पर डाली। फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए महरुन्निसा धीमी डूबती बिखरती आवाज में कह रही थी, ओगर खान मेरे बच्चे, जिंदगी में पहली बार मुझे शक हुआ कि तुम झूठ बोलना शुरू हो गए हो। तुम्हारे उस रवैये पर मुझे कितना दुख और सदमा हुआ है, फिलहाल अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं बच्ची नहीं हूं, बचपन से तुम्हें पाला पोसा है। जिस तरह की मुश्तबे गुफ्तगू आज तुमने मुझसे की है, जिंदगी भर नहीं की। इस वक्त तेरे सर के ऊपर कुरान मुकद्दस है। जो कुछ मैं पूछना चाहती हूँ, कुरान मुकद्दस की तकदीस को निगाह में रखते हुए उसका जवाब देना। बोलो, शीतल कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? उस मौके पर ओगर खान ने एक अजीब निगाह अपनी नानी पर डाली। कुछ देर होंठ काटता रहा, फिर उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसकी हालत देखते हुए रनमस्त खान रो दिया था। बाकी सब लोग भी हैरान और परेशान हो गए थे। जरनिगार सिसकियां लेने लगी थी, यहां तक कि ओगर खान फट पड़ा, अम्मा, मैंने झूठ बोला था। शीतल अब इस दुनिया में नहीं है। जिस वक्त वो अपने माता पिता के साथ पूना से रवाना होकर सूरत की तरफ आ रही थी, रास्ते में मरहट्टों ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले के नतीजे में शीतल और उसकी माता दुर्गावती दोनों मारी जा चुकी हैं। ओगर खान के उस जवाब पर महरुन्निसा ने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। उसने बिल्कुल चुप साध ली थी। उसके हाथ बिखर गए थे, गर्दन ढलक गई थी। रनमस्त ने बेचैन होकर कुरान मुकद्दस अपने करीब खड़े कामिल खान को थमा दिया था। इतनी देर तक ओगर खान झुककर महरुन्निसा का जायजा लेने लगा। उसकी नब्ज का जायजा लिया, फिर उसने महरुन्निसा की आंखें बंद कर दी और रोती हुई आवाज में कहने लगा, नानी अम्मा गुजर चुकी है। रनमस्त खान रो दिया था। ओगर खान वहां जमीन पर बैठ गया था और जिस मसहरी पर महरुन्निसा की लाश पड़ी थी, उस मसहरी के पाए पर सर रखकर सिसक पड़ा था। जरनिगार भी हिचकियों और सिसकियों में रो रही थी। अजीमा खातून और सुल्ताना की हालत भी इससे मुख्तलिफ न थी। तहम सब लोग मिलकर ओगर खान, रनमस्त खान और जरनिगार को संभाला देने लगे थे। सूरत शहर के मुस्तकर में राधिका अपने खेमे में अकेली बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद खेमे में उसका भाई किशन सिंह दाखिल हुआ। वो परेशान और फिक्रमंद था। उसकी हालत देखते हुए राधिका अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, निहायत परेशानी के आलम में उसे देखने लगी थी। किशन सिंह आगे बढ़ा, चुपचाप एक नशिस्त पर बैठ गया। राधिका भी बैठ गई। कुछ देर तक बगौर उसका जायजा लेती रही, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, भाई क्या बात है? तुम पहले तो कभी ऐसे परेशान और फिक्रमंद ना हुए थे। क्या कोई गैर मामूली वाकया पेश आ गया है? क्या मरहट्टों ने फिर धमकी देकर हम दोनों बहन भाई की मांग कर ली है? इन लोगों ने हमें वापस भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा तो हम दोनों बहन भाई के लिए कोई और परेशानी नहीं हो सकती। राधिका जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में किशन सिंह कहने लगा, राधिका मेरी बहन, ये बात नहीं है। बाहर कुछ लश्करियों के पास बैठा हुआ था। उनसे मुझे ओगर खान से मुतालिक दो इंतहाई बुरी खबरें मिली। पहली खबर शीतल से मुतालिक है। जिस वक्त अहमदनगर के नवाह में मरहट्टों को शिकस्त देने के बाद ओगर खान ने एतकाद खान के साथ वहां से सूरत का रुख किया, तो रास्ते में कुछ मुखबिर ओगर खान के पास आए और उसे शीतल और उसकी माता के मारे जाने की खबर दी थी। ये खबर पहले तो ओगर खान, एतकाद खान और कुछ सालारों तक महदूद रही थी। इस बिना पर हमें पता न चला, लेकिन अब यहाँ सबको पता चल गया है कि शीतल को कत्ल कर दिया गया है। वो इस तरह कि जिस वक्त वो बेचारी अपनी माता और पिता के साथ पूना से निकलकर सूरत की तरफ अपनी शादी के सिलसिले में आ रही थी कि रास्ते में मरहट्टे उन पर हमलावर हुए। जयसिंह तो बच गया, लेकिन हमलावर मरहट्टों ने शीतल और उसकी माता को मौत के घाट उतार दिया। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब अपने लबों पर हल्का सा तबस्सुम बखेरते हुए राधिका कहने लगी, ये तो बहुत बुरा हुआ।
किशन सिंह ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, क्या मतलब? राधिका ने फिर उसी अंदाज में कहना शुरू किया, मतलब साफ है, अच्छा हुआ बेचारी शीतल आज जहानी हो गई। मैं इसे अच्छा इसलिए कहती हूँ कि एक हिंदू लड़की की शादी मुसलमान से नहीं हो सकी, उसकी जान छूट गई। ये अच्छा नहीं तो और क्या है? उस मौके पर किशन ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर फट पड़ा, राधिका, जो अल्फाज तुमने इस वक्त ओगर खान से मुतालिक कहे हैं, कसम भगवान की, अगर तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुम्हारी गर्दन काट देता। देखो, तुम्हारे जहन, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जमीर के अंदर जो तासुब के गिरदाब उठ रहे हैं, करूद की गूंजे जन्म ले रही हैं, इंतहा पसंदी के जर्द बगोले अपना रंग जमा रहे हैं, इन्हें अपने जब्त, अपनी गिरफ्त में रखो, इनका इजहार ना करो। अगर तुम बातनी तौर पर इतनी ही कठोर, इतनी ही इंतहा पसंद हो तो ये जरूरी नहीं है इसका इजहार भी किया जाए। ओगर खान हमारा मोहसिन है, उससे मुतालिक इस किस्म के ख्यालात का इजहार करते हुए तुम अच्छी नहीं लगती हो। राधिका, तुम जानती हो एक बहन की हैसियत से जो मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, शायद ही वो किसी भाई ने की हो, लेकिन अब तुम्हारी बातों की वजह से उस मोहब्बत में कमी और उसमें किसी कदर नफरत का रंग भरने लगा है। इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करती हो? किशन सिंह जब खामोश हुआ तब बड़ी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए राधिका कहने लगी, अच्छा गोली मारो इस मौजू को। तुमने शुरू में कहा था कि तुम ओगर खान के लिए 2 बुरी खबर लेकर आए हो, अब एक बुरी खबर तो उससे मुतालिक सुना चुके हो, दूसरी भी कह लो। किशन सिंह ने फिर दुख भरे अंदाज में कहना शुरू किया, दूसरी बुरी खबर यह है कि ओगर खान की नानी अम्मा फौत हो चुकी है। ये तो तुम्हें पता ही है कि उसकी नानी आगरा से यहाँ सूरत में आ गई थी। आज जरनिगार और रनमस्त खान की शादी का एहतमाम किया गया था। उस शादी के बाद जब उसकी नानी अम्मा को खबर हुई कि शीतल मारी जा चुकी है तो वो बेचारी दम तोड़ गई। बाहर लश्करी इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एतकाद खान और दूसरे बहुत से सालार भी ताजियत करने के लिए ओगर खान और रनमस्त खान की तरफ चले गए हैं। यह खबर सुनकर राधिका वाकई परेशान और गमजदा हो गई थी। कुछ देर उसने खामोशी इख्तियार किए रखी, फिर बिखरती हुई आवाज में किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, यह खबर वाकई अफसोसनाक है। अगर कुछ लोग ताजियत करने के लिए ओगर खान की तरफ चले गए हैं तो हम दोनों बहन भाई को भी जाना चाहिए। ओगर खान हमारा मोहसिन है। मैं मानती हूँ कोई भी शख्स हमें इस तरह पनाह देने पर रजामंद ना होता, इसलिए कि हमें पनाह देकर दुश्मनों से दुश्मनी लेना कोई आसान काम नहीं है। भाई, मेरे ख्याल में उठो, दोनों बहन भाई ओगर खान के पास चले और उसकी नानी अम्मा के मरने के अफसोस में शामिल हों। किशन सिंह ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर दोनों बहन भाई खेमे से निकलकर ओगर खान की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए थे। ओगर खान और रनमस्त खान अपनी नानी की मसैरी के करीब ही बैठे हुए थे कि जरनिगार का बाप सिकंदर उनके करीब आया। पहले बड़े प्यारे अंदाज में दोनों के शाने थपथपाए, उसके बाद बड़ी हमदर्दी और शफकत में उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बेटो, उठो, तुम्हारे लश्कर के कुछ सालारों के अलावा मेरे और कंबर खान के जानने वाले कुछ लोग दीवान खाने में बैठे हुए हैं, वहां जाकर बैठो। ओगर खान मेरे भाई, तुम्हारा साथी सालार एतकाद खान भी वहां बैठा बड़ी बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर है। इसके अलावा हवेली में कुछ औरतें भी जमा होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ मैयत के पास औरतें ही बैठेंगी। उठो बच्चों, जो लोग तुमसे अफसोस करने के लिए आए हैं उनसे मिलो। सिकंदर के कहने पर ओगर खान और रनमस्त खान दोनों उठ खड़े हुए। उस कमरे से निकलकर जब वो सहन की तरफ आए तो उस वक्त हवेली में किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई दाखिल हुए थे। उस मौके पर किशन सिंह का चेहरा उतरा हुआ था, बेचारा परेशान फिक्रमंद था। दूसरी तरफ राधिका का चेहरा भी परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार कर रहा था। ओगर खान की निगाह चूंकि उन दोनों पर पड़ चुकी थी, लिहाजा दीवान खाने की तरफ जाने के बजाय वो उनकी तरफ गया। रनमस्त खान भी उसके पीछे पीछे था। किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई ने निहायत कर्ब खेज अंदाज में ओगर खान और रनमस्त खान से उनकी नानी के मरने पर अफसोस किया। उस मौके पर राधिका ओगर खान के मजीद करीब हुई, फिर धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला और शिकवा है। ओगर खान ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, क्या मुझसे तुम्हारी देखभाल और निगरानी में कोताही हुई है? राधिका ने सर को झटका दिया, कहने लगी, नहीं अमीर, ऐसी कोई बात नहीं। जिस वक्त हम अहमदनगर से सूरत का रुख किए हुए थे, रास्ते में आपको कुछ मुखबिरों ने शीतल और उसकी माता के मारे जाने की खबर दे दी थी, लेकिन अफसोस आपने हम दोनों बहन भाई से उसका कोई जिक्र नहीं किया। उस मौके पर किशन को भी याद आ गया। वो भी राधिका के साथ मिलकर शीतल के मरने की इत्तला पर शिकवा करने लगा था। जब दोनों बहन भाई खामोश हुए तो उन्हें मुखातिब करते हुए ओगर खान कहने लगा, जिस वक्त शीतल की मौत की हमें खबर दी गई हमने किसी को नहीं बताया। तुम्हारा गिला शिकवा अपनी जगह बजा है, लेकिन मैं और एतकाद खान ने उसकी मौत का किसी से जिक्र ना किया और पहले की तरह अपना सफर सूरत की तरफ जारी रखा। उस मौके पर एक तरफ से चलती हुई जरनिगार भी वहां आ गई थी और रनमस्त खान के पहलू में आन खड़ी हुई थी। ओगर खान ने पहले उसका और राधिका का तारुफ कराया,
राधिका जरनिगार को गले लगाकर मिली। जब वो अलहदा हुई तब ओगर खान ने जरनिगार को मुखातिब किया, जरनिगार मेरी बहन, राधिका को अपने साथ ले जाओ। इसकी देखभाल ऐसे करना जैसे हमारे यहाँ कोई सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा बाइज्जत और बावकार मेहमान आया हो। जबकि किशन सिंह को मैं अपने साथ दीवान खाने में ले जाता हूँ। ओगर खान के उन अल्फाज पर राधिका चौंकी थी। इस्तफामिया से अंदाज में ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, मैं एक पुरवकार और साहिब इज्जत शख्सियत कब से हो गई। ओगर खान ने उसके उन अल्फाज का तो कोई जवाब न दिया। जरनिगार को मुखातिब करके कहने लगा, जरनिगार मेरी बहन, मेरे और रनमस्त दोनों भाइयों की तरह किशन और राधिका ने भी बड़े दुख, बड़े कर्ब देखे हैं। इन दोनों बहन भाई के लिए क्या यही बड़ा गम और दुख काफी नहीं है कि इन्हें इनकी जागीर से महरूम कर दिया गया है, इनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया है। अब ये बेचारे ना चाहते हुए भी हमारे यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। मेरी बहन, तुम राधिका को अपने साथ ले जाओ। इसकी खिदमत ये जानकर करना कि ये तुम्हारे भाई ओगर खान के लिए एक इंतहाई काबिल इज्जत और अहम शख्सियत है। उस मौके पर राधिका फिर ओगर खान से कुछ कहना चाहती थी, पर ओगर खान हरकत में आया। किशन सिंह का हाथ पकड़कर वो दीवान खाने की तरफ हो लिया। रनमस्त खान भी उनके साथ था, जबकि जरनिगार राधिका का हाथ पकड़कर सामने वाले कमरे की तरफ ले गई थी। ओगर खान और रनमस्त खान दोनों भाई जब दीवान खाने में दाखिल हुए तो सबसे पहले एतकाद खान दोनों से गले मिला और उनकी नानी अम्मा के मरने पर अफसोस किया, और बाज दूसरे सालार और मकामी लोग भी उनसे इजहार अफसोस कर रहे थे। उसी रोज बहरुनिसा की तजहीज़ और तकफीन का एहतमाम कर दिया गया था, और अगले रोज जिस वक्त ओगर खान और एतकाद खान अपने लश्कर के साथ औरंगाबाद का रुख करना चाहते थे, एक कासिद औरंगजेब आलमगीर की तरफ से आया, जिसने इतला दी कि मीर मोहतरम अब औरंगाबाद से अहमदनगर का रुख कर रहे हैं, लिहाजा वो भी अपने लश्कर के साथ अहमदनगर ही का रुख करें। इस पर ओगर खान और एतकाद खान अहमदनगर का रुख कर गए थे, जबकि रनमस्त खान ने चंद दिन मजीद जरनिगार के पास कयाम किया। उसके बाद वो अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पहले की तरह दलेर खान की तरफ चला गया था। ओगर खान और एतकाद खान दोनों एक रोज अहमदनगर के नवाह में पहुंचे। उन्होंने देखा शहर के नवाह में दूर तक खेमों का एक शहर आबाद कर दिया गया था। जब वो उन खेमों के करीब अपने लश्कर के साथ पहुंचे तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने सारे सालारों के साथ उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। साथ ही औरंगजेब आलमगीर ने एतकाद खान और ओगर खान के लश्कर को पहले से पड़ाव करने वाले लश्कर के पहलू में खेमाजन होने का हुक्म दिया था। साथ ही औरंगजेब ने ओगर खान की नानी और शीतल की मौत पर ताजियत भी की थी। जिस वक्त लश्करी वहां खेमे नस्ब करने लगे थे, औरंगजेब आलमगीर एतकाद खान और ओगर खान के अलावा अपने दीगर सालारों को भी अपने खेमे में ले गया था। साथ ही उसने कुछ दूसरे छोटे सालारों को भी अपने खेमे में तलब कर लिया था। जब सब लोग जमा हो गए तब औरंगजेब आलमगीर खसूसियत से एतकाद खान और ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, औरंगाबाद पहुंचकर जो कार्रवाइयां मैंने की, पहले मैं तुम दोनों को उनसे आगाह करता हूं ताकि सूरत हाल तुम्हारी निगाह में रहे। इसके बाद जो लाहे अमल मैं तरतीब देना चाहता हूं उस पर गुफ्तगू की जाएगी। औरंगाबाद में कयाम के दौरान मैंने अपने सालार हसन अली खान को एक लश्कर देकर कल्याण की तरफ रवाना किया था। उसने मरहट्टों के उस किले पर हमला किया और मरहट्टों को खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बारिशों की वजह से वापस आना पड़ा। दूसरा लश्कर शहाबुद्दीन की कमानदारी में नासिक पर हमलावर होने के लिए भेजा गया था। उसने भी नासिक को फतह कर लिया था और उसके आसपास के इलाकों को भी अपनी तहवील में ले लिया था। अपने इन दो सालारों के अलावा मैंने अपने बेटे आजम को उन शाहराओं की तरफ भेजा है जो बीजापुर और मरहट्टों को मिलाती है। आजम के पास जो इससे पहले लश्कर था उसमें मैंने मजीद इजाफा कर दिया है। इसे मैंने मेवाड़ से हटा दिया है। मेवाड़ के राजपूतों से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इस बिना पर मैंने आजम को दूसरी मुहिम सौंपी है। अब जो कुछ मैं आइंदा के लिए कहना या करना चाहता हूँ उसे गौर से सुनो। अब तक जो मुझे खबरें मिलती रही हैं उनके मुताबिक सिर्फ राजपूत और मरहट्टे ही आपस में गठजोड़, इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं करते रहे, बल्कि बीजापुर और गोलकोंडा की मुसलमान हुकूमतें भी उनका साथ देती रही हैं। राजपूतों की तो एक तरह से हमने कमर तोड़ कर रख दी है। वो जल्द हमारे खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहे। यही हालत मैं मरहट्टों की करना चाहता हूँ। इसके बाद बीजापुर और गोलकोंडा वालों को भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान होते हुए उन्होंने हमारे ही खिलाफ हमारे दुश्मनों की मदद और आनत की। यहाँ तक कहने के बाद औरंगजेब आलमगीर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, सबसे पहला काम जो मैं अब करने लगा हूँ वो ये कि मैं दलेर खान और रनमस्त खान की कुव्वतों में इजाफा करने लगा हूँ। अपने सालार रूहुल्लाह को एक लश्कर देकर उन दोनों की तरफ रवाना करूंगा। इसके बाद बीजापुर वालों पर जरब लगाई जाएगी, उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अपने बेटे आजम को मैंने इसलिए उन शाहराओं पर घात लगाने के लिए भेज दिया है जो शाहराएं मरहट्टों के इलाके में बीजापुर को जाती हैं,
ताकि जब हम मरहटों के खिलाफ हरकत में आए और बीजापुर वाले मरहटों की मदद करना चाहे तो आज हम उनके सामने दीवार बन जाए, और अगर दलेर खान, रनमस्त खान और रूहुल्लाह खान बीजापुर वालों पर जरब लगाएं और बीजापुर वाले मरहटों से मदद तलब करें और मरहटे बीजापुर वालों की तरफ बढ़े, तब भी आजम उन्हें बीजापुर की तरफ ना जाने दे। इस तरह अपने बेटे आजम के जरिए मैं बीजापुर और मरहटों का एक तरह से रब्त और ताल्लुक खत्म करना चाहता हूँ, और ऐसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद औरंगजेब आलमगीर रुका, फिर कहने लगा, ओगर खान और एतकाद खान, मेरे दोनों बच्चों, जिस वक्त तुम लोगों ने अहमदनगर के नवाह में मरहटों के लश्कर को शिकस्त दी थी, मुझे उसकी खबर मिल गई थी। लिहाजा मैं महसूस करता था कि अहमदनगर को मरहटों से खतरा है। जब तुम लोग मरहटों को शिकस्त देने के बाद सूरत की तरफ चले गए, तब मैंने अपने बेटे मुअज्जम अली को एक लश्कर देकर अहमदनगर की तरफ रवाना किया था। इस तरह मुअज्जम अली मुझसे पहले ही एक लश्कर लेकर अहमदनगर पहुंच चुका था। यहाँ तक कहने के बाद औरंगजेब आलमगीर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, अब मेरे मुस्तकबिल का लाहे अमल गौर से सुनो। एक लश्कर मैं अपने बेटे मुअज्जम अली की कमानदारी में देने लगा हूँ। इसके साथ कुछ छोटे सालार भी होंगे। ये मरहटों के साहिली इलाकों का रुख करेगा और हमलावर होगा। वहीं इसके बड़े बागी भाई अकबर ने पनाह ले रखी है। कोशिश की जाएगी कि अकबर को जिंदा गिरफ्तार करे, अपनी तहवील में लिया जाए ताकि मरहट्टे उसके बागीपन से फायदा ना उठा सके। ये मुहिम मुअज्जम अली को सौंपी जाएगी। ओगर खान और एतकाद खान, जहां तक तुम दोनों का ताल्लुक है, तुम दोनों मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हो। मैं कुछ मजीद सालारों को तुम्हारे साथ करूंगा। ये सालार दाऊद खान और असद खान भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ी तो तुम्हें मजीद लश्करी और अच्छे सालार भी मुहैया किए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि तुम जगह जगह मरहट्टों के खिलाफ हरकत में आओ और उनका ऐसा नातिका बंद करो कि एक जगह उन्हें टिकने का मौका ना मिले। यहाँ तक कहने के बाद औरंगजेब आलमगीर फिर रुका, फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओगर खान, मुझे इत्तला मिली है कि दो बहन भाई किशन सिंह और राधिका ने तुम्हारे पास पनाह ले रखी है, इसलिए कि मरहट्टों का सालार संत उनके खिलाफ हरकत में आया था। उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। ओगर खान, मैं उनके इलाकों की तरफ भी एक लश्कर भिजवा रहा हूँ और उनका इलाका भी फिर मरहट्टों की तुर्कोताज और शिकस्त और रेख से महफूज होगा। फिलफौर मेरा इरादा यही है कि शहाबुद्दीन को मैं उस तरफ एक अच्छे खासे बड़े लश्कर के साथ रवाना करूं। इस तरह मैं मरहट्टों के चारों तरफ उन्हें फांसने के लिए एक जाल बिछाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे जाल में फंसेंगे जरूर। फिलहाल मैं अपने बेटे काम बख्श को कुछ दूसरे सालारों के साथ अपने साथ रखना चाहता हूँ। मेरे पास एक खासा बड़ा लश्कर भी होगा, और जहाँ कहीं भी मैं जरूरत महसूस करूंगा कि वहाँ मजीद लश्कर और सालारों की जरूरत है, तो वहाँ हस्बे जरूरत लश्करी मुहैया किए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर यहाँ तक कहने के बाद रुका, दम लिया, सरसरी सी एक निगाह बारी बारी उसने एतकाद खान और ओगर खान पर डाली, फिर कहने लगा, अब तुम बोलो, तुम्हारा इस सिलसिले में क्या इरादा है। एतकाद खान और ओगर खान ने निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे की तरफ देखते हुए कोई फैसला किया। फिर ओगर खान औरंगजेब आलमगीर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम, जहां तक मेरा और एतकाद खान का ताल्लुक है, तो हम दोनों तो सबसे पहले शंभू जी के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। शंभू जी ने एक मौके पर कुछ कासिद मेरे और एतकाद खान की तरफ रवाना किए थे और किशन सिंह और राधिका की वापसी का मुतालबा किया था। साथ ही इंतहाई सख्त अल्फाज में हमें धमकी दी थी और यह भी कहा था कि अगर हमने राधिका और किशन सिंह को वापस ना किया तो हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। मैं शंभू जी पर यह साबित करना चाहता हूं कि जिंदगी हमारी खतरे में नहीं पड़ी, बल्कि अब तो उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द खतरात मंडलाने लगेंगे। ओगर खान रुका, दम लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मेरे मोहतरम, इस वक्त मेरी सबसे पहली और शदीद तरीन ख्वाहिश ये है कि मैं शंभू जी पर हमलावर हूँ, उससे टकराऊं और उसे जिंदा गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे मोहतरम, अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो मैं अपने आप से मुतालिक ये ख्याल करूंगा कि मैं आपके अच्छे और कामयाब सालारों में से हूँ, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो फिर मैं जानूंगा मैंने लश्करियों के सालार की हैसियत से अपनी सल्तनत की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। ओगर खान के उन अल्फाज के जवाब में थोड़ी देर तक तौसीफी अंदाज में औरंगजेब आलमगीर ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी पीठ थपथपाई, साथ ही बड़ी हमदर्दी और शफकत में औरंगजेब आलमगीर कहने लगा, बेटे, तुम्हें ये अल्फाज अदा करने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले बहुत सी बल्कि बेशुमार मुहिमों में तुम साबित कर चुके हो कि तुम मेरे नायाब और अजीज तरीन और चोटी के सालारों में से एक हो, बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि तुम मेरे उन सालारों में से एक हो जिन पर मैं बद से बदतर हालात में भी एतमाद और भरोसा कर सकता हूं, और जो हर मैदान में मेरी कामयाबी और कामरानी की वजह बन सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर के खामोश होने पर ओगर खान फिर बोल उठा, शंभू जी पर हमलावर होने और उसे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए मेरे मोहतरम, मैं सबसे पहले ये कदम उठाने लगा हूँ कि मैं आज ही अपने कुछ मुखबिर रवाना करूंगा जो शंभू जी के गिर्द मंडलाते रहेंगे और मुझे उसकी हर नकलो हरकत से आगाह करते रहेंगे। फिर कोई मुनासिब मौका जानकर मैं और एतकाद खान दोनों भाई शंभू जी पर वारिद होंगे और इसे जिंदा गिरफ्तार करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ओगर खान जब रुका तब औरंगजेब आलमगीर कहने लगा, ओगर खान,
किशन सिंह और राधिका से कहना कि अब वो अपने इलाकों की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। उनके इलाकों में हमारा एक खासा बड़ा लश्कर शहाबुद्दीन की कमानदारी में कयाम करेगा। अगर वो दोनों बहन भाई तुम्हारे लश्कर ही में कयाम करना चाहें तो उनकी मर्जी, और अगर वो वापस अपने इलाकों में जाकर ठहरना चाहें तो फिर शहाबुद्दीन को मैं ताकीद कर दूंगा कि उन दोनों का वो खास ख्याल रखे। तुम भी शहाबुद्दीन को समझा देना कि उन दोनों बहन भाई की हिफाजत और उनके तहफ्फुज का खूब एहतमाम करे। वैसे मुझे उम्मीद है कि जब हमारा एक खासा बड़ा लश्कर उनके इलाके में कयाम करेगा तो मरहटों का सालार संत या उसका कोई साथी सिर्फ राधिका को हासिल करने और किशन सिंह से इंतकाम लेने उन इलाकों का रुख नहीं करेगा। अब तुम दोनों उठो, तुम्हारी खेमागाह तैयार हो चुकी है। अपने और अपने लश्करियों के आराम का एहतमाम करो। इसके बाद पूरा लश्कर एक साथ खाना खाएगा। फिर जिस जिस सालार जिस जिस लश्कर को जिस तरफ जाना है उसकी रवानगी का एहतमाम किया जाएगा। उसके साथ ही सारे सालार औरंगजेब आलमगीर के खेमे से निकल गए थे। मगरिब की नमाज के बाद किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई अपने खेमे में बैठे हुए थे कि खेमे के दरवाजे पर ओगर खान नमूदार हुआ। उसे देखते ही दोनों बहन भाई अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। ओगर खान खेमे में दाखिल हुआ। एक नशिश पर जब वो बैठ गया तब दोनों बहन भाई भी अपनी जगह पर हो बैठे। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज ओगर खान ने किया। दोनों बहन भाई को मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम दोनों बहन भाई के लिए आज एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। ओगर खान के उन अल्फाज के जवाब में दोनों बहन भाई बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि ओगर खान ने फिर कहना शुरू किया, दिन के पहले हिस्से में मेरी और बाकी सारे सालारों की मीर मोहतरम औरंगजेब आलमगीर के साथ तफसील के साथ गुफ्तगू हुई थी। इसके बाद मैं कुछ दूसरे सालारों के साथ राब्ता करता रहा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू की। आप दोनों बहन भाई के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे लश्कर का एक सालार काफी बड़ा लश्कर लेकर आप दोनों बहन भाई के इलाके की तरफ जाएगा। उस सालार का नाम शहाबुद्दीन है। मैंने शहाबुद्दीन को आप दोनों से मुतालिक तफसील के साथ बता दिया है। शहाबुद्दीन आज रात के पिछले पहर अपने हिस्से के लश्कर के साथ आपके इलाके की तरफ रवाना होगा। आप दोनों बहन भाई उसके साथ चले जाना और पहले की तरह अपनी हवेली में कयाम करना। शहाबुद्दीन वहां तुम्हारे तहफ्फुज का बेहतरीन एहतमाम करेगा। दरअसल मीर मोहतरम के कहने पर मुख्तलिफ लश्कर मुख्तलिफ मकामात की तरफ मुतय्यन किए जा रहे हैं। इस तरह हम मरहटों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए उन्हें अपने सामने बेबस और मती बनाने का तहिया कर चुके हैं। मैंने शहाबुद्दीन से तफसील के साथ गुफ्तगू कर ली है। वो तुम्हारे इलाकों में कयाम करेगा। इस मौके पर मैं तुम दोनों बहन भाई से ये भी कहूंगा कि वो इलाका चूंकि तुम्हारा है, लिहाजा तुम दोनों बहन भाई भी शहाबुद्दीन से ताउन करना। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारी हवेली के इर्द गिर्द हर वक्त मुसल्ला जवान रहेंगे। अपने तहफ्फुज से मुतालिक तुम दोनों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आज रात के पिछले पहर तक तुम दोनों बहन भाई अपना सामान समेट कर तैयार रहना और शहाबुद्दीन के साथ अपने इलाकों की तरफ कूच कर जाना। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान खामोश हो गया। फिर उन दोनों बहन भाई की तरफ देखने लगा। उस मौके पर किशन सिंह के चेहरे पर तो खुशी के जज्बात और तासुरात थे, लेकिन राधिका एकदम बुझ गई थी, उदास और अफसुर्दा हो गई थी। उसकी गर्दन झुक गई थी। ओगर खान चंद सानियों तक उसका जायजा लेता रहा, फिर उसे मुखातिब किया, राधिका, मैं देखता हूँ मेरी गुफ्तगू से जहाँ किशन सिंह खुश हुआ है वहां तुम्हारे चेहरे पर मायूसी और उदासी के तासुरात नुमाया हो गए हैं। क्या तुम अपने इलाकों की तरफ नहीं जाना चाहती हो? राधिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सीधी की। एक भरपूर निगाह उसने ओगर खान पर डाली, फिर बुझी बुझी सी आवाज में कहने लगी, अमीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने इलाकों की तरफ जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ से रवानगी का सुनकर उदास और अफसुर्दा हो गई हूँ। आपके पड़ाव में रहते हुए कई माह गुजर चुके हैं और मैं तो एक तरह से पड़ाव की जिंदगी से मानूस हो गई हूँ। इंसान के रहने के लिए रिहाइश कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वहां जब वो कुछ अरसा रहे तो जब वो वहां से जुदा होता है तो उदासी और अफसुर्दगी जरूर उसे अपनी गिरफ्त में लेती है। मेरा अंदाजा है कि अगर किसी शख्स को जिंदान ही में डाल दिया जाए, कई साल तक वो जिंदान में रहे और जब जिंदान से उसे रिहाई मिले और रिहाई मिलने के बाद वो जिंदान से बाहर निकले तो एक बार मुड़कर उदास से अंदाज में जिंदान की तरफ देखेगा जरूर, इसलिए कि उसकी जिंदगी की बहुत सी यादें उससे वाबस्ता हो चुकी होती हैं। यहाँ तक कहते हुए राधिका रुक गई, इसलिए कि एक लश्करी खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था और अपने हाथों में वो एक खासी बड़ी चरमी खुरजीन उठाए हुए था। हाथ के इशारे से ओगर खान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो लश्करी अंदर दाखिल हुआ। चरमी खुरजीन उसने ओगर खान के करीब रख दी, फिर वो खेमे से निकल गया था। उसके जाने के बाद वो खुरजीन ओगर खान ने किशन सिंह के सामने रख दी और उससे मुखातिब करके कहने लगा, किशन सिंह, तुम दोनों बहन भाई एक अरसा मेरे साथ रहे हो। इस दौरान मैं तुम दोनों की कोई खिदमत नहीं कर सका। तुम दोनों को जो तहफ्फुज और पनाह थी ये तुम्हारी खिदमत नहीं थी। ये जो खुरजीन मैंने तुम्हारे सामने रखी है इसमें तुम्हारे और राधिका के लिए कुछ कपड़े हैं। ये मैंने लश्कर में शामिल कुछ औरतों की मदद से खास तौर पर सिलवाए हैं। इसमें राधिका के लिए कुछ जेवरात और दूसरी जरूरियात जिंदगी की अशिया है। ओगर खान यहाँ तक ही कहने पाया था कि राधिका ने बोलते हुए उसकी बात काट दी। अमीर, आपको इतनी जहमत करने की क्या जरूरत थी?
आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, पनाह दी। मैं समझती हूँ ये आपका हम पर वो एहसान है जिसे मैं और मेरा भाई जिंदगी भर ना उतार सकेंगे। उस मौके पर किशन सिंह बड़ी ममनूनियत से कुछ देर तक ओगर खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, ओगर खान मेरे भाई, मैं इन चीजों को आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफा समझकर कबूल करूंगा। मेरी बहन भी इसे कबूल करने से इनकार नहीं करेगी। इस मौके पर मेरी आपसे एक इल्तिजा भी है। ओगर खान गौर से उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ कहने लगा था कि उससे पहले ही राधिका बोल उठी, अमीर, इस मौके पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो क्या? राधिका की तरफ देखते हुए ओगर खान ने पूछ लिया, आप हमारे इलाकों की तरफ शहाबुद्दीन को क्यों भेज रहे हैं? आप एक लश्कर के साथ खुद उन इलाकों का रुख क्यों नहीं करते? आपकी मौजूदगी में हम अपने आप को ज्यादा महफूज ख्याल करेंगे। ओगर खान मुस्कुराया और कहने लगा, राधिका, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। शहाबुद्दीन बहुत अच्छा है। मैं तुम दोनों बहन भाई को जमानत देता हूँ, वो तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देगा, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का भी बेहतरीन एहतमाम करेगा। दरअसल मैंने अपने जिम्मे दो इंतहाई अहम मुहिमें ले ली है। पहली मुहिम तुम जानती हो, मैंने वादा कर रखा है संत को कत्ल करूंगा और उससे तुम दोनों बहन भाई का इंतकाम लूंगा। और मेरा दिल कहता है कि संत की मौत मेरे हाथों करीब आ गई है, लेकिन संत से पहले मैं मरहट्टों के पेशवा शंभू जी पर हाथ डालूंगा। आज ही मैंने अपने कुछ मुखबिर शंभू जी पर निगाह रखने के लिए रवाना कर दिए हैं। जो ही मुझे वो उसके महल्ले वकू और किसी मुनासिब जगह उसके कयाम करने की इत्तला देंगे, मैं उस पर हमलावर होऊंगा। या तो उसकी गर्दन काट कर लाऊंगा या उसे जिंदा बीरे मोहतरम के सामने पेश करूंगा। मैं तुम दोनों बहन भाई को यह भी यकीन दिलाता हूं कि शंभू जी के बाद मैं संत के खिलाफ हरकत में आऊंगा। अगर मैं उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गया तो खुद उसे लेकर तुम दोनों बहन भाई के पास आऊंगा और तुम दोनों बहन भाई जो चाहोगे उससे वही सलूक होगा। और अगर वो मेरे हाथों मारा गया तो उसका कटा हुआ सर जरूर तुम्हारी तरफ भेजा जाएगा, ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि मैंने तुम दोनों से जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिखाया है। ओगर खान की उस गुफ्तगू से राधिका मुतमईन हो गई थी। जवाब में कुछ ना बोली, खामोश रही। फिर ओगर खान ने किशन सिंह की तरफ देखा। किशन सिंह, इस मौके पर तुम भी कुछ कहना चाहते थे, कहो क्या कहना है? किशन सिंह ने उस मौके पर एक गहरी निगाह अपने करीब बैठी अपनी बहन राधिका पर डाली और आंखों ही आंखों में उसे कोई इशारा किया। फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई, बात यह है कि आज हम दोनों बहन भाई ने यहां से कूच कर जाना है, रुखसत हो जाना है। जाने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि आज रात का खाना आप हम दोनों बहन भाई के साथ खाएं। इस पर ओगर खान जस्त लगाने के अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराया, फिर किशन सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, किशन सिंह, मुझसे वो मुतालबा ना करो जिससे किसी की दिल शिकनी हो। तुम अकेले होते तो मैं जहां तुम चाहते तुम्हारे साथ खाना खा लेता, लेकिन मेरे भाई, तुम्हारे साथ इस खेमे में राधिका है, इस बिना पर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। उसके साथ ही राधिका और किशन सिंह के रद्द अमल का इंतजार किए बगैर ओगर खान उनके खेमे से निकलकर चला गया था। औरंगजेब आलमगीर ने अहमद नगर में कयाम करने के बाद हर मुखालिफ कुव्वत पर जरब लगाने का फैसला कर लिया था। अपने सालारों में से एतकाद खान, ओगर खान, दाऊद खान और असद खान को तो उसने मरहट्टों के लिए मुख्तस कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जहां कहीं भी मरहट्टे लूट मार और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना चाहे तो फौरन उन पर हमलावर हो और उनका सद्देबाब करें। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर की सल्तनत पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया था। दलेर खान गुज़िश्ता एक अरसे से बीजापुर वालों के खिलाफ जंग में मसरूफ था, लेकिन फिलहाल कोई खास कामयाबी ना हुई थी। अब औरंगजेब आलमगीर ने बजाते खुद बीजापुर की तरफ तवज्जो दी। पहले उसने अपने बेटे आजम के अलावा दलेर खान, रनमस्त खान और एक सालार रूहुल्लाह को बीजापुर पर जरब लगाने के लिए अहकामात जारी किए। इस तरह ये चारों सालार बीजापुर पर हमलावर हुए। इन सालारों के कई मकामात पर बीजापुर वालों के लश्कर से मार के हुए, जिनमें बीजापुर वालों को शिकस्त और नुकसान उठाना पड़ा। बारिशों और सैलाब की वजह से गो कई मौके पर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों को कहत और अनाज की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी उस मुहिम को जारी रखा। उन सालारों ने पेशकदमी करते हुए पहले हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद का हाकिम गोलकोंडा की तरफ भाग गया। अब उन्होंने बीजापुर वालों पर मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए औरंगजेब आलमगीर भी अहमदनगर से निकलकर एक लश्कर के साथ बीजापुर की तरफ गया और बीजापुर के नवाह में रसूल नगर के मकाम पर उसने अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जिन दिनों बीजापुर वालों पर दबाव डाला जा रहा था, उन दिनों मुसलमानों की दूसरी सल्तनत, जिसे गोलकोंडा के नाम से पुकारा जाता था, उनकी बदकिस्मती के वो अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर मरहट्टों को बीजापुर वालों की मदद करने के लिए खतूत लिखते रहे। उन्होंने बीजापुर के हुक्मरान को भी खतूत लिखे, उसे यकीन दिलाया कि वो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, और गोलकोंडा वालों की बदकिस्मती की ये खतूत औरंगजेब आलमगीर के हाथ लग गए। औरंगजेब उस वक्त तक तो खामोश रहा, इसलिए कि वो पहले बीजापुर वालों को अपने सामने जेर करना चाहता था, उसके बाद गोलकोंडा पर हाथ डालना चाहता था।
आखिर औरंगजेब आलमगीर के सालारों का दबाव बीजापुर पर बढ़ता रहा। औरंगजेब आलमगीर के सालारों ने बीजापुर वालों के लिए जरूरियात जिंदगी की आमद के तमाम रास्ते काट कर रख दिए। इस तरह बीजापुर के लोगों को कहत का सामना करना पड़ा। इलावज़ीम बारिश न होने के बाइस भी फसलें तबाह हो गई, लिहाजा बीजापुर शहर और किले के अंदर लातादाद आदमी और घोड़े हलाक होना शुरू हो गए। यूं उनकी कामयाबी और उनके बचाव की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर के लश्कर को भी जरूरियात जिंदगी की कमी महसूस हो रही थी। ताहम वो किसी न किसी तरह अपने लश्करियों को रसद का सामान पहुंचाता रहा। औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के लिए दूसरा बहुत बड़ा मसला ये था कि उनके पास कोई मंजनीक या किला शिकन आलात न थे, जबकि बीजापुर की फसील और किला इंतहा दर्जे के मजबूत और मुस्तहकम थे, जिसकी बिना पर औरंगजेब आलमगीर के लश्करी जल्द उनमें शिगाफ डालकर शहर में दाखिल न हो सके। ताहम औरंगजेब आलमगीर के कहने पर कुछ सालारों और लश्करियों ने इस शिद्दत के साथ बीजापुर का मुहासरा किया कि बीजापुर के लश्करियों, सालार और हुक्मरान बिलबिला उठे। आखिर उन्होंने बीजापुर के दो मुअज़्ज़ज़ अशखास को सुलह के लिए औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में भेजा। औरंगजेब आलमगीर ने शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आया और उनकी सुलह की शराइत को मंजूर कर लिया। सुलह की शराइत के मंजूर होने पर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का आखिरी हुक्मरान सिकंदर अपना दारुल हुकूमत छोड़कर रसूलपुर में औरंगजेब आलमगीर के पड़ाव में औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में हाजिर हुआ। कहते हैं औरंगजेब आलमगीर ने भी शाहाना अंदाज में उसका खैर मकदम किया, बड़ी गर्म जोशी से उसे मिला। दौरान गुफ्तगू औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को शाह की जगह खान के खिताब से नवाजा। साथ ही उसके लिए 1 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की गई। इसके अलावा बीजापुर के लश्कर के तमाम अफसरों और सालारों को औरंगजेब आलमगीर ने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया था। यूं औरंगजेब आलमगीर एक फातह की हैसियत से बीजापुर के एक दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। जिस दरवाजे से औरंगजेब दाखिल हुआ उस दरवाजे का नाम ही फतह दरवाजा रख दिया गया था। औरंगजेब आलमगीर जब आदिल शाही सल्तनत के हुक्मरान सिकंदर के महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें और दूसरे नक्शो निगार महल की दीवार पर बने हुए थे और कुछ आवेजा थे। औरंगजेब आलमगीर ने पहले तंजिया अंदाज में उनका जायजा लिया, फिर वो सारे नक्शो निगार मिटाकर रख दिए। तस्वीरें उतार दी गई क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के ख्याल के मुताबिक वो सब चीजें अहकाम शरई के बरक्स थी। उस फतह के बाद बीजापुर को दारुल हुकूमत की जगह महज एक सूबाई सदर मकाम की हैसियत हासिल हो गई थी। बीजापुर को फतह करने और उसे अपनी सल्तनत में शामिल करने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने अब गोलकोंडा की हुकूमत की तरफ तवज्जो दी। गोलकोंडा की हुकूमत को कुतुब शाही हुकूमत भी कहा जाता है। कहते हैं इस सल्तनत की बुनियाद एक शख्स सुल्तान कुली ने 1443 में रखी थी। उसका नाम तो सुल्तान कुली था, लेकिन उसने कुतुबुल मुल्क का लक़ब इख्तियार किया था, लिहाजा उसकी हुकूमत को कुतुब शाही के नाम से मौसूम किया जाने लगा। 1512 में उन कुतुब शाहियों की गोलकोंडा में आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम हुई। 1547 में ये सुल्तान कुली यानी कुतुब शाह अपने बेटे जमशेद के हाथों कत्ल हुआ। उसके बाद उस खानदान में यके बाद दीगरे कई हुक्मरान तख्त नशीन हुए। इस खानदान के कुल 8 हुक्मरान थे। पहले सुल्तान कुली 1512 में खुद मुख्तार हुक्मरान बना। 1543 में उसके बेटे जमशेद ने कत्ल करके हुकूमत अपने हाथ में ले ली। 1550 ईस्वी में सुभान कुली हुक्मरान बना। 1550 ही में इब्राहिम हुक्मरान बन गया। 1580 में मोहम्मद कुली गोलकोंडा का कुतुब शाही हुक्मरान बना। 1612 ईस्वी में मोहम्मद नाम का एक शख्स बादशाह बना। 1626 में अब्दुल्ला हाकिम बना और 1672 में अबुल हसन कुतुब शाही यानी गोलकोंडा के तख्तो ताज का वारिस बना और ये अबुल हसन गोलकोंडा की सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था। जब तक औरंगजेब आलमगीर और उसके सालार मरहट्टों, बीजापुर और राजपूतों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, गोलकोंडा की कुतुब शाही हुकूमत निहायत बाकायदगी के साथ औरंगजेब आलमगीर को खिराज अदा करती रही। बदकिस्मती से जब गोलकोंडा यानी कुतुब शाहियों का आखिरी हुक्मरान अबुल हसन तख्त नशीन हुआ तो उसने अपनी सल्तनत की तमाम इंतजामी जिम्मेदारियां अपने एक ब्राह्मण वजीर के सपुर्द कर दी और खुद महल में बंद होकर रह गया, जहां वो हर वक्त अपनी दाश्ताओं और रकासाओं के झुरमट में ऐशो इशरत में मसरूफ रहता। अबुल हसन की उस ऐशो इशरत और इंतजामी अमूर से गफलत की बिना पर सल्तनत का निजाम दरहम बरहम होना शुरू हो गया था। उसकी उन हरकतों की वजह से रियासत का इक्तदार अमलन अबुल हसन की बजाय ब्राह्मण वजीर के 3 रिश्तेदारों के हाथों में चला गया। उन 3 में से एक का नाम मदना, दूसरा उसका भाई अकना और भतीजा रुस्तम राव थे। ये तीनों बदउनवानो, गैर जिम्मेदार और खुद भी ऐशो इशरत के दिलदादा थे, जिसका नतीजा यह निकला कि हर तरफ बदउनवानियां फैल गई और मुसलमानों ने हिंदुओं की तरफ से नामुनासिब सलूक की शिकायत करना शुरू कर दी। इलावजी ब्राह्मण वजीर ने अपने रिश्तेदारों मदना, अकना और रुस्तम राव के जरिए मुगलों के खिलाफ मरहट्टों के साथ भी इत्तेहाद कायम करना शुरू कर दिया था।
اور یہ ساری باتیں اورنگزیب کے مخبر اورنگزیب تک پہنچا رہے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر ان دنوں مرہٹوں، بیجاپور اور راجپوتوں کے خلاف مصروف تھا، لہٰذا گولکنڈہ والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا، جس پر گولکنڈہ والے یہ سمجھ بیٹھے کہ اورنگزیب ان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا۔ اس بنا پر وہ اندر ہی اندر نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کے خلاف سازشیں کرتے رہے بلکہ اپنی جنگی تیاریوں میں بھی مصروف رہے۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور والوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان دنوں گولکنڈہ قطب شاہی حکمران ابو الحسن کا ایک خط پکڑا گیا تھا جو اس نے اورنگزیب کے دربار میں اپنے سفیر کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں ابو الحسن نے اورنگزیب کو اس بنا پر بزدل اور پس ذہن قرار دیا تھا کہ اس نے بیجاپور پر حملہ کر دیا تھا۔ اس خط میں قطب شاہیوں کے حکمران نے بیجاپور کی مدد کے لیے لشکر بھیجنے اور امداد دینے کا اظہار بھی کیا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر کو گولکنڈہ کے حکمران کا یہ خط ملا تو وہ بڑا برہم ہوا۔ خط ملتے ہی اس نے اپنا ایک لشکر حیدرآباد پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن راستے ہی میں گولکنڈہ والوں نے اس لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اس بنا پر اورنگزیب عالمگیر قطب شاہیوں کی گولکنڈہ کی سلطنت کے خلاف سخت برہم تھا اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ بیجاپور والوں سے نمٹنے کے بعد وہ گولکنڈہ والوں کا بندوبست ضرور کرے گا۔ ان حالات کی خبر گولکنڈہ کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ کو بھی ہو چکی تھی۔ سالار اعلیٰ کا نام محمد ابراہیم تھا۔ یہ شخص جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، لیکن اسے خبر تھی کہ اس سلسلے میں چونکہ گولکنڈہ والوں سے اورنگزیب عالمگیر کے حق میں کچھ غلطیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اسے خدشہ تھا کہ جو ہی اورنگزیب عالمگیر بیجاپور والوں سے فارغ ہوگا، گولکنڈہ پر وہ ایسی ضرب لگائے گا کہ گولکنڈہ کے کسی بھی لشکر کو اپنے سامنے ٹکنے نہ دے گا۔ ان خیالات کے تحت گولکنڈہ کے سپہ سالار اعلیٰ محمد ابراہیم نے گولکنڈہ والوں کا ساتھ ترک کر دیا اور مغلوں سے آن ملا، اور اورنگزیب عالمگیر کے ہاں اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ بیجاپور والوں سے فارغ ہونے اور بیجاپور کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اب گولکنڈہ والوں سے نمٹنے کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ فارغ تھا، اس لیے کہ راجپوت ان دنوں خاموش تھے۔ بیجاپور کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا، جبکہ مرہٹوں کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے سالاروں میں سے اوگر خان، اعتقاد خان، داؤد خان، اسد خان اور ایسے ہی دیگر سالار بالکل تیار اور مستعد تھے۔ جہاں کہیں بھی مرہٹے کارروائی کرنے کی کوشش کرتے، وہ فوراً ان کا سدباب کر لیتے تھے۔ اس بنا پر اورنگزیب نے اب بڑی یکسوئی کے ساتھ گولکنڈہ والوں سے نمٹنے کا تہیہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے لشکریوں نے سب سے پہلے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد دریائے موسیٰ کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر آگے بڑھتے رہے۔ آخر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے ساتھ گولکنڈہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کو قحط سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے کہ جون کے مہینے میں زبردست بارشیں شروع ہو گئی اور اورنگزیب عالمگیر کا پڑاؤ ایک طرح کی جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ گولکنڈہ والوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو موسلادھار بارش کے دوران مغلوں کے پڑاؤ پر اچانک حملہ کر دیا، اور مغل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پانی اور موسلادھار بارش میں انہیں دشمن کے شب خون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گولکنڈہ والوں کے اس شب خون کا بہرحال مغلوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد سنبھل کر اورنگزیب عالمگیر کے لشکر نے پھر گولکنڈہ پر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر نے گولکنڈہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اورنگزیب خود میدان جنگ میں اپنے لشکریوں کے اندر موجود رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ لشکر میں موجود تھا، دونوں طرف لڑائی اپنے زوروں پر تھی۔ توپوں کے کئی گولے اورنگزیب عالمگیر کے قریب آ کر گرتے رہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بالکل ستون کی طرح جمع رہا اور اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ گو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں خوراک کی انتہا درجے کی کمی ہو چکی تھی، قحط کا سا عالم تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے وبائیں بھی پھوٹ پڑی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، جنگ جاری رکھی۔ اس نے مزید کمک اور رسد کا سامان منگوایا اور گولکنڈہ کا پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے محاصرہ کر لیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر نے ایک طرح گولکنڈہ والوں کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی۔ رسد کا سلسلہ اس نے بالکل منقطع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے مختلف سالاروں کو گولکنڈہ کے مختلف دروازوں پر متعین کیا ہوا تھا۔ کسی دروازے پر دلیر خان تھا، کسی پر رنمست خان، کسی دروازے کے سامنے روح اللہ خان، کسی دروازے کے سامنے کوئی اور سالار تھا۔ گولکنڈہ والوں کی بھی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ گولکنڈہ والے چیخ چلا اٹھے، لہٰذا گولکنڈہ کے عام لوگ اور لشکری بھی چیخ چیخ کر اپنے حکمرانوں اور برہمن وزیر سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اطاعت قبول کر لیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ خود نکل کر اورنگزیب عالمگیر سے صلح کر لیں گے۔ اسی دوران ایک افغان سالار حرکت میں آیا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے اس سمت کا شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا جس سمت اورنگزیب عالمگیر کا سالار روح اللہ اپنے لشکر کے ساتھ حملے کر رہا تھا۔
दरवाजा खुलते ही रूहुल्लाह अपने हिस्से के लश्कर के साथ गोलकोंडा में दाखिल हो गया। उसके बाद देखते ही देखते लश्करियों और शहरियों ने किले का सदर दरवाजा भी खोल दिया। उसके साथ ही दूसरी समतों से भी औरंगजेब आलमगीर के सालार और लश्करी गोलकोंडा में दाखिल हो गए थे। जब औरंगजेब आलमगीर का लश्कर गोलकोंडा शहर में दाखिल हुआ, तब गोलकोंडा की सल्तनत के हुक्मरान अबुल हसन के होश ठिकाने आए। वो ऐशो इशरत, शराब नोशी, रकासाओं और दाश्ताओं की सारी महफिलों को भूल गया। सबसे पहले रूहुल्लाह उसके महल में दाखिल हुआ और औरंगजेब आलमगीर के उस सालार ने गोलकोंडा के हुक्मरान अबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया। शहर पनाह के एक दरवाजे पर औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम भी बरसरे पैकार था और वो भी शहर में दाखिल हो चुका था। लिहाजा औरंगजेब आलमगीर के सालार रूहुल्लाह ने अबुल हसन को गिरफ्तार करके आजम के हवाले कर दिया और आजम अबुल हसन को अपने साथ लेकर औरंगजेब की तरफ गया और अबुल हसन को औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब आलमगीर ने अबुल हसन से बेहतरीन सलूक किया, बड़ी इज्जत और बड़े वकार के साथ उससे पेश आया। उसे दौलताबाद के किले में नजरबंद कर दिया गया और 50,000 रुपए सालाना उसकी पेंशन मुकर्रर कर दी गई थी। इस तरह बीजापुर के बाद गोलकोंडा पर भी औरंगजेब आलमगीर का कब्जा हो गया था। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने बीजापुर और गोलकोंडा के अजला में से साकरा, करनौल, बंगलौर, बांकापुर, बलगाम और इस तरह के दूसरे बहुत से शहरों पर भी कब्जा कर लिया था। औरंगजेब आलमगीर के सालार शहाबुद्दीन ने अपने एक लश्कर के साथ राधिका और किशन सिंह के इलाके में पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई शहाबुद्दीन के लश्कर से निकलकर अपनी हवेली की तरफ गए तो दंग रह गए। वहां के लोग उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आए थे। इस दौरान शहाबुद्दीन ने न सिर्फ ये कि उनकी हवेली के करीब ही अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था, बल्कि उनकी हवेली के अतराफ में भी अपने मुसल्ला जवान उनकी हिफाजत और तहफ्फुज के लिए मुकर्रर कर दिए थे। राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई जब अपनी हवेली में दाखिल हुए तो दंग रह गए। हवेली में काम करने वाले उनके मुलाजिम लौट आए थे। शायद उन्हें राधिका, किशन सिंह और शहाबुद्दीन के लश्कर की आमद की इत्तला हो चुकी थी। सब ने बेहतरीन अंदाज में दोनों बहन भाई का स्वागत किया। इस्तकबाल करने वालों में राधिका की हवेली में काम करने वाला सबसे पसंदीदा जोड़ा भी था। दोनों मियाँ बीवी थे, बूढ़े थे, लेकिन राधिका उसके भाई और उसके वालिदैन के बड़े मुखलिस और वफादार थे। बूढ़े का नाम कल्याण और उसकी बीवी का नाम पार्वती था। किशन और राधिका बारी बारी कल्याण और पार्वती से गले मिले। उस मौके पर पार्वती को मुखातिब करके राधिका कुछ कहना चाहती थी कि पार्वती ने दुखी से लहजे में उससे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटा, तुम दोनों ने यहां से भागने की सख्त गलती की। यहीं रहते तो वो सन तुम्हारा क्या बिगाड़ता। तुम्हारी हवेली के अंदर एक नहीं कई तहखाने हैं। उन तहखानों में से किसी एक में तुम दोनों अपने माता पिता को ले जाते तो मरहटों का सालार तुम्हें हासिल करने के लिए कहां तुम चारों को ढूंढ पाता। पार्वती जब खामोश हुई तब बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए राधिका ने फिर एक बार आगे बढ़कर उसे गले लगाया। फिर वो अलहदा हुई और कहने लगी, अम्मा, ऐसा मुमकिन नहीं था। जिस वक्त संत की आमद की हमें इत्तला मिली थी, उस वक्त मैं, मेरा भाई और मेरे माता पिता अगर हवेली के तहखाने में चले जाते तो मैं समझती हूँ ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती। अम्मा, अगर हम तहखाने में चले जाते तो याद रखना, हवेली के अंदर काम करने वाले सबको संत गिरफ्तार कर लेता और उन पर ऐसी सख्ती करता, उन्हें ऐसी कठिनाइयों से गुजारता कि उनमें से कोई ना कोई अपनी जान बचाने की खातिर हमारा अता पता जरूर बता देता। और एक बार संत हमें हमारी हवेली के तहखाने से गिरफ्तार कर लेता तो फिर जिंदगी भर हम उसके कैदी बनकर रह जाते और खास तौर पर मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती। इसलिए कि मैंने उससे शादी करने से इनकार कर देना था और उसने जबरदस्ती मुझे अपने पास दाश्ता और रखेल के तौर पर रख लेना था और मैंने उस रवैये को बर्दाश्त नहीं करना था और खुदकुशी कर लेनी थी। इस तरह मेरा खात्मा हो जाता। मेरे खात्मे के साथ ही मेरे माँ बाप भी बेचारे खत्म होकर रह जाते और हमें क्या मिलता। अम्मा, यहाँ से निकलकर हम दरियाए गोदावरी के किनारे अपने एक अजीज के पास ठहरे रहे। वहां से हम शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के एक सालार ओगर खान के पास चले गए थे। अम्मा, उसने हमारे साथ बेहतरीन सलूक किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और इंतहाई बावकार काबिल इज्जत मेहमानों की तरह हमें अपने पास ठहराया, हमारी खातिर खिदमत की और हमारी बेहतरीन देखभाल और हिफाजत का सामान भी किया। अम्मा, तुम देखती हो कि ये मुसलमानों का हम पर क्या कम एहसान है कि हम दोनों बहन भाई के साथ इतना बड़ा लश्कर आया है और यहाँ पड़ाव कर गया है। हमारी हवेली के अतराफ में भी मुसल्ला जवान फैला दिए गए हैं और इस तरह एक बार फिर इन्हीं मुसलमानों की वजह से मैं और मेरा भाई हवेली में आने के काबिल हुए हैं। यहाँ तक कहते कहते राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए किशन सिंह अपना मुंह राधिका के कान के करीब ले गया और कहने लगा, ये मत कहो कि इन मुसलमानों का ये हम पर क्या कम एहसान है। ये कहो कि इन अछूतों का हम पर क्या कोई कम एहसान है कि एक लश्कर यहाँ पड़ाव कर गया है और हमारी हवेली की हिफाजत का भी एहतमाम कर दिया गया है। उस मौके पर गुस्से और घूरने के अंदाज में राधिका ने किशन सिंह की तरफ देखा
फिर एहतजाज भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी, किशन मेरे भाई, ऐसी बुरी और गंदी बातें नहीं करते। किशन सिंह ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, क्या मैंने ये गलत और गंदी बात की है? तुमने खुद ही तो उन्हें अछूत कहा था, उनके बर्तनों में खाने पीने से इनकार कर दिया था, अपने लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम किया था। राधिका ने फिर किशन सिंह की तरफ घूर कर देखा, फिर कहने लगी, ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस पर बाद में भी गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल इस वक्त हम खसूसियत के साथ ओगर खान का जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए राधिका रुकी, फिर बूढ़ी पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, पहले तो हवेली में दाखिल होते हैं। हवेली काफी अरसे से उजड़ी पड़ी है, इसकी सफाई की जरूरत है, फिर जरूरत का सामान मंगवाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हवेली में पहले की तरह चहल पहल और रौनक आ जाए। जवाब में पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा, चहल पहल और रौनक तो तुम दोनों बहन भाई के आने पर ही आ चुकी है। जहां तक हवेली की सफाई और सुथराई और इसके अंदर जरूरत का सामान लाने का ताल्लुक है, तो उससे मुतालिक तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी आमद की इतला हमें पहले ही हो चुकी थी। जिस वक्त तुम इस लश्कर के साथ अहमदनगर से रवाना हुई थी, तो मुसलमानों के कुछ आदमी इन इलाकों में मंडलाते रहे थे। उन्होंने तुम दोनों बहन भाई की हवेली का भी जायजा लिया था, दूसरे इलाकों की तरफ भी घूमते रहे। उन्होंने ही तुम्हारी आमद की इतला कर दी थी, और ये इतला पाते ही आसपास के लोग उमड़ आए। सब ने मिलकर तुम्हारी हवेली को बिल्कुल धोकर साफ कर दिया है, और जरूरत का सारा सामान भी इसमें डलवा दिया। अब बोलो तुम क्या कहती हो? पार्वती के उन अल्फाज पर वफूरे जज्बात और बेपनाह खुशी में एक बार फिर राधिका ने पार्वती को अपने साथ लिपटाकर उसकी पेशानी चूम ली। उसके बाद बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए दोनों बहन भाई अपनी हवेली में दाखिल हो गए थे। रत्नागिरी के नवाह में मरहटों के पेशवा शंभू जी ने अपने एक खासे बड़े लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। पड़ाव के वस्ती हिस्से में दायरे की सूरत में एक शामियाना नस्ब था, और उस शामियाने के एक तरफ एक लकड़ी की शाहनशीन सी बनी हुई थी। उस शाहनशीन पर शंभू जी बैठा हुआ था, और एक एक दो दो करके उसके छोटे बड़े सालार उस शामियाने में जमा होना शुरू हो गए थे। जो सालार भी शामियाने तले आता, शंभू जी अपनी जगह से उठकर बेहतरीन अंदाज में उसका इस्तकबाल करता, उससे गले मिलता और अपने सामने लगी नशिस्तों पर बैठने के लिए कहता। जब उसने अंदाजा लगाया कि उसके सारे सरकर्दा सालार उसके सामने जमा हो गए हैं, तब वो भी अपनी नशिस्त पर बैठ गया। कुछ देर अपने सारे सालारों का जायजा लेता रहा, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैंने दो कामों के सिलसिले में तुम लोगों को यहाँ जमा होने की जहमत दी है। थोड़ी ही देर पहले हमारे कुछ मुखबिर दो खबरें लेकर आए हैं। उन खबरों ही की रोशनी में मैं तुम सबसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहली खबर जो हमारे लिए बहुत अच्छी है वो ये कि औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम शाह ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ द्राविड़ के मकाम पर पड़ाव किया हुआ है। उसके पड़ाव में जरूरियात जिंदगी और दूसरा बेशुमार कीमती सामान है। अपने पड़ाव से निकलकर इस वक्त वो द्राविड़ के अतराफ में मुख्तलिफ मुहिमों में मसरूफ है। इस मौके पर अगर हमारा कोई लश्कर द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर हो, तो उसके पड़ाव की हर चीज को कब्जे में लेकर पड़ाव के अंदर जिस कदर मुहाफिज लश्करी हैं, उनका खात्मा कर सकता है। उसके पड़ाव में जरूरियात जिंदगी और दूसरा बेशुमार कीमती सामान है। अपने पड़ाव से निकलकर इस वक्त वो द्राविड़ के अतराफ में मुख्तलिफ मुहिमों में मसरूफ है। इस मौके पर अगर हमारा कोई लश्कर द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर हो, तो उसके पड़ाव की हर चीज को कब्जे में लेकर पड़ाव के अंदर जिस कदर मुहाफिज लश्करी हैं, उनका खात्मा कर सकता है। इस तरह हम दो तरह का चरखा औरंगजेब आलमगीर को लगा सकते हैं। एक तो पड़ाव लुटने से उन्हें खासा माली नुकसान होगा, दूसरे पड़ाव के अंदर जिस कदर लश्करी होंगे, उनका जब खात्मा होगा तब भी औरंगजेब आलमगीर और उसका बेटा आजम शाह बल खाकर रह जाएंगे। मेरे भाइयों, ये तो एक खबर है। द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर होने के लिए किसे जाना है, इसका फैसला तो मैं बाद में करूंगा। पहले दूसरी खबर सुनाता हूँ। दूसरी खबर जो बहुत अहम है वो ये कि औरंगजेब आलमगीर का बेटा अकबर, जिसे हमने अपने यहाँ पनाह दे रखी है और जिसे हमने पाली में उसे उसके एक लश्कर के साथ रखा हुआ है, वो पाली से निकलकर गोवा की तरफ रवाना हो चुका है। और आने वाले मुखबिरों ने मुझे ये इत्तला दी है कि वो गोवा पहुंचकर वहां से अपने लिए एक बहरी जहाज खरीदेगा और उस जहाज में अपने कुछ लवाहिकीन के साथ ईरान का रुख करेगा और वहां जाकर पनाह ले लेगा, जबकि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता। अकबर अगर यहाँ से चला जाता है तो उसके जाने से हमें नुकसान ही नुकसान दिखाई देते हैं। अकबर जब तक हमारे पास रहता है और वो हमारी पनाह में कायम करता है, तो हमारे पास औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ हरकत में आने और उसके खिलाफ बगावत करने और मुगलों के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार करने और तबाही और बर्बादी का खेल खेलने की एक वजह रहती है। लोगों के जहनों में ये बात रहेगी कि औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर ने चूंकि अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रखी है, वो अपने बाप को हिंदुस्तान का शहंशाह तस्लीम नहीं करता, खुद शहंशाह बनना चाहता है। इस बिना पर तख्तो ताज हासिल करने के लिए वो मरहटों से मदद हासिल कर रहा है।
इस तरह लोगों की निगाहें हमारी बगावत और सरकशी पर कम रहेंगी, अकबर की मदद पर ज्यादा जमी रहेंगी। और अगर अकबर यहाँ से जाकर ईरान पनाह ले लेता है तो फिर मैं समझता हूँ औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ हमारे पास हरकत में आने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी। ठीक है, राजपूतों और मरहटों ने औरंगजेब आलमगीर को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर उसे बदनाम करने की एक मुहिम चला रखी है, वरना हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर जैसा इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान ना कोई हुआ है और मेरे ख्याल में ना ही होगा। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं यही कहूंगा कि अकबर को हर सूरत में ईरान जाने से हमें रोकना होगा। इस मुहिम के लिए मैं अपने 2 साथियों का इंतखाब करता हूँ। अभी थोड़ी देर तक दुर्गादास और कवि कैलाश दोनों अपने कुछ मुसल्लह दस्तों के साथ गोवा का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरह मुखबिरों ने मुझे इतला दी है उसके मुताबिक अकबर अपने मुहाफिज दस्तों और अपने लवाहिकीन के साथ बड़ी सुस्त रवि से पाली से गोवा का रुख किए हुए हैं। इस तरह मुझे उम्मीद है कि दुर्गादास और कवि कैलाश अकबर से पहले गोवा पहुंच जाएंगे। इस सिलसिले में मैं अलहदगी में भी दुर्गादास और कवि कैलाश को सारा मामला समझा दूंगा और ये अकबर को बहला फिसला कर फिर अपने साथ ले आएंगे। इस बार मैं उसे पाली में नहीं रखना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो यहीं हमारी निगाहों में रत्नागिरी में रहे ताकि हम उस पर निगाह रख सकें और आइंदा वो यहाँ से निकलकर किसी और समत जाने की कोशिश ना करे। यहाँ तक कहने के बाद शंभू जी रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा अपने सालारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे साथियों, अकबर को वापस लाने के लिए तो मैं दुर्गादास और कवि कैलाश का इंतखाब कर चुका हूँ। अब द्राविड़ की मुहिम के लिए मैं हरजी को मुंतखब करता हूँ। हरजी अपने चंद छोटे सालारों के साथ एक लश्कर लेकर द्राविड़ का रुख करेगा और आजम शाह की गैर मौजूदगी में उसके पड़ाव पर हमलावर होकर 2 काम करेगा। पड़ाव के अंदर जिस कदर जरूरत की शय है उसे अपने कब्जे में कर लेगा और पड़ाव के अंदर जिस कदर मुसल्लह जवान और मुहाफिज हैं उन सबको तहे तैग करके वापस आ जाएगा। ये फैसले करने के बाद शंभू जी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए सारे सालार भी उठ खड़े हुए। सबसे पहले उसने थोड़ी देर तक दुर्गादास और कवि कैलाश के साथ अकबर को वापस लाने के लिए राजदाराना गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के बाद दुर्गादास और कवि कैलाश चंद दस्तों को लेकर रत्नागिरी से गोवा की तरफ रवाना हो गए थे। उसके बाद शंभू जी हरजी की तरफ मुतवज्जह हुआ। लश्कर का एक हिस्सा उसकी सरकर्दगी में दिया और उसे द्राविड़ में आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर होने के लिए रवाना कर दिया गया था। दरअसल औरंगजेब आलमगीर का बेटा अकबर पाली में शंभू जी की पनाह में था। उसके साथ एक छोटा सा लश्कर भी था। गो वो वहां कयाम करके बतौर शहनशाह हिंद फरमान भी जारी करता रहा था, लेकिन उसकी कोई वुक्कत, कोई इज्जत और वकार न था। शंभू जी बार बार उसे दहली के ताजो तख्त पर कब्जा करने का वादा देता और उस सिलसिले में उसे भरपूर मदद फराहम करने के वादे वईद भी करता रहा। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही थी। औरंगजेब आलमगीर दहली से उठकर अहमदनगर में आकर बैठ गया था। उसने अपने मुख्तलिफ लश्कर अपने तजर्बेकार और जाननिसार सालारों के सपुर्द करते हुए मुख्तलिफ समतों में बागियों पर हमलावर होने के लिए रवाना कर रखे थे। और फिर जब अकबर के पास ये खबरें पहुंची कि औरंगजेब आलमगीर ने राजपूतों को एक तरह से खामोश करवा दिया है और उनकी ताकत और कुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी है, और ये कि उसके बाद उसने बीजापुर और गोलकोंडा पर भी बजोरे ताकत कब्जा कर लिया है, तब अकबर बड़ा मायूस हुआ। पहले तो वो ये उम्मीद लगाए हुए था कि अगर हालात ने उसके हक में पलटा खाया तो उसका बाप औरंगजेब दहली पर हुक्मरानी करता रहेगा और वो दक्कन का शहंशाह बन जाएगा, इसलिए कि मरहट्टे उसकी पुष्टपनाही पर थे। इसके अलावा इस सिलसिले में बीजापुर और गोलकोंडा की दोनों सल्तनतें भी खुफिया तौर पर मरहट्टों का साथ दे रही थी, और अंदर ही अंदर उन तीनों कुव्वतों ने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का अहद भी कर रखा था। बल्कि इससे पहले इस इत्तेहाद में राजपूत भी शामिल थे, लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टी सूरत इख्तियार कर चुका था। अब जब औरंगजेब आलमगीर के सालार मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होकर न सिर्फ मरहट्टों को अपने सामने जेर करने लगे थे, बल्कि दूसरे बहुत से बागियों को भी चुप करा दिया था, तब अकबर को एहसास हुआ कि शंभू जी उसे सिर्फ वादों पर टाल रहा है, लिहाजा उससे किसी ताउन की तवक्को रखना अबस है। चुनाचे उसने पाली से निकलकर पुर्तगाली इलाके में जाने और वहां से खास बहरी जहाज लेकर ईरान पहुंचकर पनाह हासिल करने का इरादा कर लिया। उस मकसद के लिए अकबर पाली से गोवा की तरफ रवाना हो गया था। दूसरी तरफ शंभू जी के कहने पर उसके सालार दुर्गादास और कवि कैलाश भी अकबर को रोकने और उसे रत्नागिरी लाने के लिए गोवा की तरफ जा चुके थे। अकबर अपने साथियों और लवाहिकीन के साथ गोवा के करीब पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक जहाज खरीदा और ईरान की तरफ रवाना होने ही वाला था कि दुर्गादास और कवि कैलाश वहां पहुंच गए। दुर्गादास और कवि कैलाश के वहां पहुंचने से वक्ती तौर पर अकबर को यह एहसास हो गया कि मरहट्टों के यहाँ उसकी कुछ न कुछ वुक्कत और इज्जत है। अगर उसकी इज्जत ना होती तो दुर्गादास और कवि कैलाश उसे लेने के लिए ना आते। लिहाजा मुलाकात के दौरान शंभू जी के कहने पर दुर्गादास और कवि कैलाश ने अकबर को समझाया कि वो यहाँ से निकलने में जल्दबाजी से काम ना ले। ऐसे काम बड़े सब्र और तहम्मुल से अपनी तकमील को पहुंचते हैं। उन्होंने अकबर को यह भी यकीन दिलाया कि मरहट्टे अब अपनी कार्रवाइयों में पहले की निस्बत तेजी पैदा करने लगे हैं।
और अगर वो अकबर को पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह ना बना सके तो भी अकबर को जनूबी हिंद का शहंशाह जरूर बना देंगे। इस तरह दुर्गादास और कवि कैलाश ने औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर से चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए उसे ईरान जाने से रोक दिया और अपने साथ रत्नागिरी ले गए। दूसरी तरफ शंभू जी का सालार हरजी एक खासा बड़ा लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम शाह के पड़ाव पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। हरजी की खुशकिस्मती के उस वक्त आजम शाह अपने लश्कर के एक बड़े हिस्से के साथ एक मुहिम के सिलसिले में अपने पड़ाव से बाहर था और पड़ाव के अंदर छोटा सा एक लश्कर हिफाजत के लिए छोड़ गया था। ताहम पड़ाव के अंदर आजम शाह की बीवी जहांजेब बानो मौजूद थी। जहांजेब बानो जंग का वसी तजर्बा रखती थी, बेहतरीन किस्म की तैगजन और जंगों के अंदर अगली सफों में हिस्सा लेने वाली खातून थी। जहां मरहट्टों की खुशकिस्मती के उस वक्त आजम शाह अपने पड़ाव में मौजूद न था, पड़ाव के अंदर छोटा सा लश्कर था, उसकी देखभाल उसकी बीवी जहांजेब बानो कर रही थी। वहां जहांजेब बानो की भी खुशकिस्मती के मुखबिरों ने उसे बर वक्त इतला कर दी कि शंभू जी का एक सालार हरजी पड़ाव पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा उस वक्त जो लश्कर जहांजेब बानो के पास था उसे उस्तवार करते हुए उसने मरहट्टों का मुकाबला करने का तहिया कर लिया। हरजी बड़ी बर्क रफ्तारी से दराविड़ में आजम शाह के पड़ाव के पास आया और आते ही उसने पड़ाव पर दुखों के अंदेशों, इन्हतात की कोहर, जवाल की लहरें फैलाते गोरख दंदों के फैलाव और सहराओं से उठते बगोलों की तरह हमला कर दिया था। हरजी की बदकिस्मती के उसका मुकाबला करने के लिए जहांजेब बानो पूरी तरह तैयार थी। जहांजेब बानो छोटे से लश्कर के आगे रही। जवाबी कार्रवाई करते हुए जहांजेब बानो उजाला फैलाती किरणों की तरह सिनफे लतीफ से कहरमानियों का आतिशी पैकर बन गई। मरहट्टे जब हमला कर चुके तब जहांजेब बानो ने भी अपने काम की इब्तिदा की और वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर संगरेजों की शदीद बारिश की तरह हमलावर हो गई थी। अपने जवाबी हमलों से जहांजेब बानो ने मरहट्टों के लश्कर के अंदर एक कोहराम और एक कयामत बर्पा करके रख दी थी। मरहट्टे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि पड़ाव के अंदर छोटा सा लश्कर उनके खिलाफ इस कदर सख्त कार्रवाई करेगा कि उनकी शिकस्त और रेख्त का काम शुरू कर देगा। लगातार तकबीरें बुलंद करते हुए जहांजेब बानो ने इस तेजी इस खौफनाकी से हमले किए कि उसने बड़े खौफनाक अंदाज में मरहट्टों के लश्कर की कतो बुरीद करते हुए उनकी मौरूसी और तमद्दुनी शुजात को दर्द की चुभन में तब्दील करके रख दिया था। ये टकराव कोई ज्यादा देर तक जारी ना रह सका, इसलिए कि मरहट्टों का सालार हरजी और उसके लश्करी ज्यादा देर तक जहांजेब बानो के जवाबी हमलों की ताब ना ला सके। जहांजेब बानो की सफों में पड़ाव में शामिल औरतें भी थी और वो भी कमाल जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए मरहट्टों पर टूट पड़ी थी। इस तरह शंभू जी के सालार हरजी को आजम शाह की बीवी जहांजेब बानो के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और मौर्रखीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि जहांजेब बानो ने अपने पड़ाव की हिफाजत करते हुए हमलावर मरहट्टों को मार भगाया था। इस तरह हरजी मरहट्टों के साथ न सिर्फ आजम शाह के पड़ाव को लूटने के लिए आया था, बल्कि पड़ाव के अंदर जो मुहाफिज दस्ते थे उनका खात्मा भी करना चाहता था। लेकिन मरहट्टों की बदकिस्मती के वो अपने साथ जो सामान लेकर आए थे वो भी फेंक कर उन्हें फरार होना पड़ा। इस तरह शंभू जी की ये मुहिम भी नाकामी का शिकार हो गई थी। औरंगजेब आलमगीर का बेटा अकबर रत्नागिरी में शंभू जी के मेहमान की हैसियत से ज्यादा देर कयाम ना कर सका। गो मरहट्टों ने उसे हर आसाइश मुहैया की हुई थी, इसके बावजूद वो मरहट्टों के रवैये से मुतमईन ना हो सका। इस दौरान शहजादा अकबर ने बहुत कोशिश की कि औरंगजेब के किसी इलाके में दाखिल हो जाए और वहां अपने हुक्मरान होने का ऐलान कर दे, लेकिन उसे कामयाबी ना हो सकी। उन हालात से मायूस होकर बागी शहजादा अकबर फिर गोवा की तरफ गया। जो जहाज उसने खरीदा था उसमें अपने लवाहिकीन और दीगर साथियों के साथ वो ईरान की तरफ रवाना हो गया। ईरान की तरफ जाने के लिए चूंकि उसे मस्कत से गुजरना पड़ा था, लिहाजा मौर्रखीन लिखते हैं कि कुछ अरसा वो मस्कत के सुल्तान की हिरासत में भी रहा, उसके बाद ईरान की तरफ चला गया था।